अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? वॉइस आ रही है? वॉइस क्लियर है आप लोगों को? बताएं। बेटा कैन यू हेयर मी? बोलो, आवाज आ रही है? ओके, स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। एक मिनट। आज हम एक न्यू स्टैंडर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। बाज़ाहिर तवज्जो, बाज़ाहिर ये एक क्लास का स्टैंडर्ड है। बाज़ाहिर ये एक क्लास का स्टैंडर्ड है, लेकिन पैगाम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेटेज वाइज ये एक बड़ा अहम तरीन स्टैंडर्ड है। वेटेज वाइज ये इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। सही है? ओके, ठीक। मैं चाहूंगा कि अब आप लोग फुल अलर्ट हो जाएं, फुल गौर से सुने बातों को। थ्योरेटिकल ज्यादा है, लेकिन समझ जाएंगे बातों सुन। स्टैंडर्ड का नाम है IFRS 13, फेयर वैल्यू मेजरमेंट। ये देखो यार, नाम नजर आ रहा होगा। ये स्टैंडर्ड का नाम है IFRS 13, फेयर वैल्यू मेजरमेंट। सुनो बेटा, इस वक्त मोर देन 20 स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड फेयर वैल्यू मेजरमेंट। इस वक्त दुनिया में 20 से ज्यादा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो बोलते हैं फेयर वैल्यू पे चीजों को रिकॉर्ड करो, इन्वॉल्व हो रहे हो। जैसे मिसाल देता हूँ, आई एस 16 में रिवैल्यूएशन मॉडल है। जी बिल्कुल है। तो रिवैल्यूएशन मॉडल का मतलब आपको एसेट को फेयर वैल्यू पर रिपोर्ट करना है। IS 40 हमने पढ़ा है। IS 40 में एक फेयर वैल्यू मॉडल था, तो उसमें भी चीजों को फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करना था। इसी तरह IS 41 आपने पढ़ा है, वो गाय बकरों वाला IS, याद है? उसमें भी उसमें भी आपको फेयर वैल्यू पर रिकॉर्डिंग करनी होती थी। सिमिलरली आप लोगों ने IFRS 5 पढ़ा था। IFRS 5 में भी आपको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर रिकॉर्ड करना होता था। ठीक है, मैं 4 नाम ले लिए। और स्टैंडर्ड्स भी हैं। IS 38, उसमें भी फेयर वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, सुनना। देन एक स्टैंडर्ड आप लोग मेरे साथ पढ़ोगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में भी फेयर वैल्यू की बहुत सारी चीजें। इसका मतलब 20 से जायद स्टैंडर्ड ऐसे हैं, 20 से जायद स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो ये बात कहते हैं कि फेयर वैल्यू पे रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है? तो पहले दौर में क्या होता था? पहले जब ये स्टैंडर्ड नहीं आया था, IFRS की बुक इतनी मोटी थी और हर स्टैंडर्ड के अंदर फेयर वैल्यू के अहकामात थे। हर स्टैंडर्ड के अंदर फेयर वैल्यू के अपने अहकामात थे। सही है? तो स्टैंडर्ड बोर्ड ने स्क्रीन शेयर की तो है। स्क्रीन नजर नहीं आ रही आप लोगों को? आप लोगों को स्क्रीन नजर नहीं आ रही मेरे जो लिखा हुआ है? ओके, अब बात सुने। तो पहले दौर में ये होता था कि अगर 20 स्टैंडर्ड में फेयर वैल्यू आ गई है, फेयर वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, तो हर स्टैंडर्ड में फेयर वैल्यू का कैलकुलेट करने का अपना तरीका गिवन होता था। तो इतनी मोटी IFRS की बुक हो गई। तो फिर एक दिन स्टैंडर्ड बोर्ड ने सोचा कि यार, जब इतनी जगह फेयर वैल्यू अकाउंटिंग आ गई है, तो क्यों ना हम एक स्टैंडर्ड बना दें और एक बार अकाउंटेंट को फेयर वैल्यू कैलकुलेट करना सिखा दें। एक बार अकाउंटेंट को फेयर वैल्यू कैलकुलेट करना सिखा दें, तो बस एक बार वो फेयर वैल्यू कैलकुलेट करना सीख जाएगा, तो 20 के 20 स्टैंडर्ड पे अप्लाई करेगा। 20 के 20 स्टैंडर्ड पर अप्लाई करेगा, तो बस एक ही बार उसको फेयर वैल्यू कैलकुलेट करना सिखा दो। ठीक है? इसलिए ये स्टैंडर्ड आया। स्टैंडर्ड आने की वजह ये है। ठीक है? फिर एक और बात, इन पास्ट देयर वर लॉट ऑफ फ्रॉड्स इन द कंप्यूटेशन ऑफ फेयर वैल्यू। यार, फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने में लोग फ्रॉड करते थे। कैसे फ्रॉड? सुनो। अगर मुझे आज अपने इस घर की फेयर वैल्यू निकालनी है, तो मैं पहले ब्रोकर के पास जाऊंगा, तो वो बोलेगा मेरी नजर में तो इतने की है। दूसरे के पास जाऊंगा तो मेरी नजर में तो इतने की है। यानी इसका मतलब फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त इंसान की जजमेंट, इंसान की नजर, इंसान का अपना एक एस्टिमेशन आ जाता है। तो जहां एस्टिमेशन आता है वहां फ्रॉड का दरवाजा खुल जाता है। तो पास्ट में ऐसा बहुत हुआ कि फेयर वैल्यू कैलकुलेशन में फ्रॉड्स हुए। फेयर वैल्यू कैलकुलेशन में क्या हुआ बेटा? फ्रॉड हुए। तो स्टैंडर्ड बोर्ड ने अब ये जो नया स्टैंडर्ड लॉन्च किया है, इसमें फ्रॉड को रोकने की कोशिश की है। मैं वो बताऊंगा आपके सामने। ठीक है? अब याद रखना, IFRS 13 इन 3 जगहों पे अप्लाई नहीं होता। इन 3 जगहों पे अप्लाई नहीं होता। नंबर 1, IFRS 2 पे अप्लाई नहीं होता। ये IFRS 2 मैंने अभी आपको नहीं पढ़ा है। शेयर बेस्ड पेमेंट के नाम से स्टैंडर्ड है, इस पे अप्लाई नहीं होगा।
IS2 इन्वेंट्री, इन्वेंट्री तुमने जिंदगी में पढ़ा हुआ है, इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट, और एनआरवी पढ़ते थे, तो वहां जो एनआरवी होता था ना वो IFRS 13 के थ्रू कैलकुलेट नहीं होगी। देन IS 36 आपने पढ़ा था, उसमें एक चीज थी वैल्यू इन यूज, VIU, वो फेयर वैल्यू नहीं थी। वैल्यू इन यूज क्या था? फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू। तो यार इन जगहों पर IFRS 13 अप्लाई नहीं होगा, याद रखना, स्पेसिफिकली लिख दिया है IFRS 13 इन 3 जगहों पे अप्लाई नहीं होगा, इन तीनों पे IFRS 13 स्पेसिफिकली स्कोप से बाहर कर दिया है इन्होंने, ठीक है। अब अगर कोई मुझसे पूछे, मेरी तरफ देखें, कि IFRS 13 का असली पैगाम क्या है, इसका मेन पैगाम क्या है, IFRS 13 का असल पैगाम क्या है, तो ये इसका असल पैगाम है। देखो सुनो, अब जागना शुरू करो, आप लोग डूबोगे, अब ऐसे नहीं इन्वॉल्व होगे। इसका असल पैगाम ये, इट प्रोमोट्स मार्केट बेस्ड फैक्टर्स, इट डिस्करेज एंटिटी बेस्ड फैक्टर्स। क्या मतलब? अब न्यू स्टैंडर्ड कहता है कि फेयर वैल्यू इज मार्केट बेस्ड थिंग, यानी फेयर वैल्यू कैलकुलेट होगी मार्केट के रेफरेंस से, ना कि आपकी अपनी नजर के हिसाब से। नहीं समझे? इधर देखो, न्यू स्टैंडर्ड कहता है कि आप फेयर वैल्यू वो चीज है कि ये चीज मार्केट पार्टिसिपेंट्स की नजर में कितने की है। अगर मुझे इस पेन की फेयर वैल्यू निकालनी है तो लोग इसको कितने में खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ना कि मैं ये बोलूंगा कि ये चीज मेरे लिए कितने फायदेमंद है, मेरी नजर में इसकी वैल्यू क्या है। ना ना, एंटिटी बेस्ड काम नहीं होगा, अब मार्केट बेस्ड काम होगा। वजह, क्योंकि पहले दौर में जब ये होता था कि मैं बोलता था कि मेरी नजर में ये चीज कितने की है, तो जहां मेरी नजर आती थी वहां मैं चीजों की वैल्यू बढ़ा देता था, यानी चीजों को अपनी औकात से ज्यादा वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लेते थे, तो पास में फ्रॉड हो रहे थे। तो इसीलिए स्टैंडर्ड ने कहा कि IFRS 13 मार्केट बेस्ड फैक्टर्स को प्रमोट करेगा, एंटिटी बेस्ड फैक्टर्स को इग्नोर करेगा। सही है। अब ये बात तो मैंने बोल दी, अब इसकी मिसाल तो सुनो, बात तो बोल दी, अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। ये एग्जांपल्स जो मैं दे रहा हूँ ये अपनी तरफ से नहीं दे रहा, ये बाकायदा वेबसाइट्स पे लिखी हुई थी, वहां से कॉपी करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पहली एग्जांपल नंबर 1, बिस्मिल्लाह, जागो, बिल्कुल जागो। एग्जांपल नंबर 1, चैरिटी, एग्जांपल ऑफ चैरिटी। बेटा हमारी एक चैरिटी थी, मैं एक चैरिटी चला रहा था, तो मुझे आज एक बड़े सेठ ने एक फुटबॉल क्लब डोनेट किया, एक बड़े सेठ ने एक फुटबॉल क्लब मुझे डोनेट किया, लेकिन डोनेशन के साथ उसने एक कंडीशन लगाई कि यार ये जो मैं आपको फुटबॉल क्लब डोनेट कर रहा हूं ना, इस क्लब, तवज्जो, इस क्लब में सिर्फ फुटबॉल के मैचेस खेले जाएंगे, इसको शादी हॉल नहीं बना देना, कोई और यूज नहीं हो सकता, सिर्फ इस पे यही यूज होगा कि आप इस फुटबॉल मैचेस होंगे, ठीक है। लेकिन साथ मुझे ये बोला कि अगर चैरिटी ने ये फुटबॉल क्लब आगे किसी को भी पूरे शहर में बेच दिया, चैरिटी ने फुटबॉल क्लब आगे किसी को भी बेच दिया, तो उस पर ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी। इसका मतलब ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ इस चैरिटी पर है, पूरे शहर पे नहीं है। ये रिस्ट्रिक्शन कि यहाँ सिर्फ फुटबॉल मैचेस होंगे, ये सिर्फ इस चैरिटी पर है, ये पूरे शहर पे, पूरी मार्केट पे नहीं है। तो दिस रिस्ट्रिक्शन इज एंटिटी बेस्ड फैक्टर, दिस रिस्ट्रिक्शन इज एंटिटी बेस्ड फैक्टर। सिर्फ इस चैरिटी पे लगी हुई है, पूरे शहर पे, पूरी मार्केट पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई, पूरी मार्केट पर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई। सही। तो याद रखना, दिस इज एंटिटी बेस्ड फैक्टर। और एंटिटी बेस्ड, तवज्जो, एंटिटी बेस्ड फैक्टर को हम इग्नोर करेंगे फेयर वैल्यू में, ठीक है। ये पहली मिसाल थी। अब सेकंड मिसाल सुनो, एग्जाम्पल ऑफ पाकिस्तान ईरान रोड राइट्स। देखो, लेट अस से पाकिस्तान से लेके ईरान तक एक रोड है, पाकिस्तान से लेके ईरान तक एक रोड है, और उस रोड के राइट्स जो है ना वो गवर्नमेंट सेल करती है, गवर्नमेंट उस रोड के राइट्स सेल करती है, लेकिन साथ ये गवर्नमेंट एग्रीमेंट में लिख देती है कि जो कोई भी इस रोड के राइट्स लेगा, जो कोई भी इस रोड के राइट्स लेगा, बस वो ऑयल ट्रांसफर कर सकता है इस रोड से, बस वो ऑयल ट्रांसफर कर सकता है। तो फिर चाहे ये राइट्स मैं लूं, आप लोग, कोई भी लेगा, मार्केट का कोई भी बंदा ये राइट्स लेगा, तो उस पर ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होगी। तो यस, दिस रिस्ट्रिक्शन इज मार्केट बेस्ड फैक्टर, पूरे शहर पे अप्लाई हो रही है, हर एक पे अप्लाई हो रही है। सही है, ठीक है। तो जब ये मार्केट बेस्ड है, सुनो, जब ये मार्केट बेस्ड फैक्टर है तो ये फेयर वैल्यू के अंदर इनकॉर्पोरेट होगा, ये फेयर वैल्यू के अंदर इनकॉर्पोरेट होगा। तो मैं फिर बोल रहा हूं, अब इस स्टैंडर्ड के आने के बाद फेयर वैल्यू क्या है, मार्केट की नजर में वो चीज कितने की है, मार्केट की नजर में वो चीज कितने की है, ठीक। तो अब इट प्रोमोट्स मार्केट बेस्ड फैक्टर्स एंड इट डिस्करेज एंटिटी बेस्ड फैक्टर्स। अब एंटिटी बेस्ड फैक्टर को इग्नोर किया जाएगा और मार्केट बेस्ड फैक्टर को प्रमोट किया जाएगा। हाँ, हाँ जी। अब एक समरी सुनो, नीचे देखो समरी मैंने बनाई है, देखो पढ़ो, ये रही समरी, समरी प्लीज।
If that restriction on investor only, then it is entity based factor. अगर वो restriction सिर्फ एक entity पे लगी हुई है तो वो entity based factor है, यानी एक investor पे लगी हुई है तो वो entity based factor है. But if that restriction is characteristic of that asset, if that restriction is characteristic of that asset, यानी वो उस asset का part and parcel है, यानी वो asset जिसके पास भी क्या है, A के पास, B के पास, C के पास, D के पास, वो restriction सब पे apply होगी अगर, तो फिर वो मार्केट बेस्ड फैक्टर है, फिर वो मार्केट बेस्ड फैक्टर है, फिर वो मार्केट बेस्ड फैक्टर है. हाँ सही, हाँ ऐसा ही है, पक्का. अब यहां पर मैं आपको एक और मिसाल देता हूं. आपको एक वर्ड होता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट. क्या वर्ड होता है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट. सुनो एक मिनट यार, ट्रांजैक्शन डिजाइन करना एंटिटी के हाथ में है. क्या अगर 10 यूनिट्स को एक साथ बेचेंगे तो अलग कॉस्ट लगेगी, 500 यूनिट्स एक साथ मिला लेंगे तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट अलग लगेगी, 1 लाख यूनिट्स एक साथ मिला लेंगे तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कुछ और लगेगी. तो याद रखना, ट्रांजैक्शन डिजाइन करना एंटिटी के हाथ में है. तो यही वजह है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज एन एंटिटी बेस्ड फैक्टर, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट कभी भी फेयर वैल्यू पे नहीं आती. ट्रांजैक्शन कॉस्ट फेयर वैल्यू कंप्यूटेशन में नहीं आएगी, बिकॉज ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज एन एंटिटी बेस्ड फैक्टर. देखो नीचे दिखाता हूं, ये रहा, ये देखो, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, ये रहा, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ लो, ठीक है, ये वाला पॉइंट. अब क्या क्या बातें बताई, जागो जागो जागो, कनेक्शन जारी रखो, कनेक्शन जारी रखो. IFRS 13 का नाम बताया, मैंने कहा 20 से ज्यादा स्टैंडर्ड में फेयर वैल्यू अकाउंटिंग आ चुकी है, तो इन्होंने कहा क्यों ना एक ही स्टैंडर्ड बना दें और उसी में फेयर वैल्यू एक ही बार पढ़ा दें, एक ही बार अकाउंटेंट को फेयर वैल्यू पढ़ा दें ताकि वो हर जगह अप्लाई करे. फिर ये बताया कि IFRS 13 कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता. फिर इसका असल पैगाम दिया, ये इसका असल पैगाम है, ये पैगाम है इसका. क्या पैगाम है ये? कि इट प्रोमोट्स मार्केट बेस्ड फैक्टर्स एंड इट डिस्करेज एंटिटी बेस्ड फैक्टर्स. हाँ, देन फिर आपको चैरिटी की एग्जांपल दी, ईरान और पाकिस्तान के रोड्स की एग्जांपल दी, ठीक है. हाँ, फिर यहाँ समरी बताई और ट्रांजैक्शन कॉस्ट की बात बताई. अब मैं तुम्हें IFRS 13 की डेफिनेशन बता रहा हूँ कि फेयर वैल्यू की नई डेफिनेशन क्या है. ये फेयर वैल्यू की डेफिनेशन हर बच्चे को याद होनी चाहिए, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, ये एग्जामिनेशन में लिखनी पड़ती है. ये फेयर वैल्यू की डेफिनेशन एग्जामिनेशन में लिखने आ जाती है, प्लीज ये याद होनी चाहिए. चलो बिस्मिल्लाह. क्या लिखा है? इट इज द एग्जिट प्राइस. एग्जिट प्राइस का मतलब वो प्राइस जिसमें आप बेच सकते हो चीज. इट इज द एग्जिट प्राइस टू सेल एन एसेट. इट इज द एग्जिट प्राइस टू सेल एन एसेट और प्राइस पेड टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी. प्राइस पेड टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी, अपनी लायबिलिटी को ट्रांसफर करने की पेमेंट. अब एक मिनट सुनो बेटा, जिस तरह एसेट की फेयर वैल्यू होती है इस तरह लायबिलिटी की भी फेयर वैल्यू होती है. जाग जाओ, मुश्किल बातें हैं, टेक्निकल बातें हैं. जिस तरह एसेट की फेयर वैल्यू होती है उस तरह लायबिलिटी की भी फेयर वैल्यू होती है, यकीन करो. तो बच्चे ने कहा लायबिलिटी भी बिकती है. हाँ, जिस तरह एसेट बिकता है उस तरह लायबिलिटी भी बिकती है. जिस तरह एसेट बिकता है उस तरह लायबिलिटी बिकती है. बस फर्क ये है, सुनो दिल के कानों से, दिल ऑन करो. एसेट बिकेगा तो आपके पास पैसे आएंगे, एसेट को बेचोगे तो पैसे आएंगे, और अपनी लायबिलिटी को बेचोगे तो पैसे देने पड़ेंगे. नहीं समझे? एसेट आपके एक रिसोर्स है, आप रिसोर्स से जुदा होगे तो आप पैसे लोगे सामने वाले से. जबकि लायबिलिटीज योर बोझ, आपके कंधे पे लायबिलिटी एक कर्जा है, बोझ है. आप अपना बोझ किसी और के कंधे पे डालोगे तो उसको पैसे देने पड़ेंगे. नहीं समझ रहे? एसेट बेचते हो तो पैसे आते हैं, लायबिलिटी बेचोगे तो पैसे देने पड़ेंगे, याद रखना, क्योंकि कोई तुम्हारा कर्जा, कोई तुम्हारा बोझ लेके जा रहा है. तभी लिखा हुआ है प्राइस पेड टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी, प्राइस पेड टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी. ओके, अगली लाइन लिखिए, इन एन ऑर्डरली ट्रांजेक्शन. इन एन ऑर्डरली ट्रांजेक्शन, ये वर्ड बहुत काम का है. इन एन ऑर्डरली ट्रांजेक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डरली ट्रांजेक्शन? सुनो, आप
अब जब फेयर वैल्यू निकालने के लिए आप मार्केट जाओगे, फेयर वैल्यू निकालने के लिए कहां जाओगे बोलो, मार्केट जाओगे। तो मार्केट में ट्रांजेक्शन हो रही होंगी, तो आपको उनमें से कुछ ट्रांजेक्शन पिक करनी है ना फेयर वैल्यू निकालने के लिए। तो वो ट्रांजेक्शन ऑर्डरली ट्रांजेक्शन होना जरूरी है, वो ट्रांजेक्शन ऑर्डरली ट्रांजेक्शन होना जरूरी है। ऑर्डरली ट्रांजेक्शन की ये तारीफ है, 4 पॉइंट्स ये पढ़ो। ऑर्डरली ट्रांजेक्शन के ये 4 पॉइंट्स ये पढ़ लो। पहला पॉइंट नंबर 1, नो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। जब मार्केट में जाके आप ट्रांजेक्शन उठाओ तो वो रिलेटेड पार्टी ना हो। क्या मतलब, मार्केट में जाके ऐसी ट्रांजेक्शन नहीं उठा लेना जो बाप और बेटे की हो, क्योंकि मुमकिन है बाप अपने बेटे को 100 रुपए की चीज 70 में दे दे, बाप अपने बेटे को 100 रुपए की चीज 70 में दे दे, हो सकता है भाई। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ना हो। मैंने आपको रिलेटेड पार्टी का आईएस भी पढ़ा, याद है, पेरेंट और सब्सिडरीज ये सब आपस में रिलेटेड पार्टीज होती हैं। तो रिलेटेड पार्टी में अंदर के लोग होते हैं तो आप सस्ते में भी दे सकते हो, तो वो फेयर वैल्यू कभी नहीं होगी। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन फेयर वैल्यू नहीं होगी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन फेयर वैल्यू नहीं होगी। तो मार्केट से जाके रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ना उठाएं। नंबर 2 पढ़ो, नो फोर्स सेल। यार एक बंदा मजबूरी में एक एसेट बेच रहा है, फोर्स, एक बंदे के घर में कोई बीमार हो गया तो उसको अपना फर्नीचर बेचना है एक रात में, तो वो हो सकता है 1 लाख की चीज 70 में ही बेच दे, 80 में ही बेच दे, तो दिस इज नॉट फेयर वैल्यू। इसी तरह नो अर्जेंसी सेल, कोई अर्जेंटली बेचारा बेच रहा है तो ये भी फेयर वैल्यू नहीं होगी, ये भी ऑर्डरली ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट है। सही है, तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ना हो, फोर्स सेल ना हो, अर्जेंसी सेल ना हो। और अब अगली बात, फोर्थ पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पार्टीज मस्ट हैव नॉलेज, गुड नॉलेज ऑफ गुड्स। बेटा जो लोग आपस में डील कर रहे हो, जिनकी आप ट्रांजेक्शन उठा रहे हो, उनके अंदर अकल हो, उनको फुल नॉलेज हो कि ये चीज कितनी की है। क्योंकि अगर एक भोला आदमी ट्रांजेक्शन कर रहा होगा तो वो तो 100 रुपए की चीज 150 में भी ले लेगा, एक भोला आदमी ट्रांजेक्शन कर रहा होगा तो 100 रुपए की चीज 150 में भी ले लेगा। बच्चे ने कहा पॉइंट नंबर 4 की कोई मिसाल है, हाँ है। पॉइंट नंबर 4 की एक मिसाल देता हूँ, ये आईसीडब्ल्यू के पास पेपर में आई थी। पॉइंट नंबर 4 की एक मिसाल आईसीडब्ल्यू में 2014 में एक सवाल आया था, उसके पास पेपर में आई थी। क्या, सुनो इधर देखो बेटा, ये 3 आइडेंटिकल बिल्डिंग्स खड़ी थी, ये 3 आइडेंटिकल बिल्डिंग्स खड़ी थी, सही। बीच वाली बिल्डिंग हमारी थी, 3, मेरी वीडियो में देखो वीडियो, 3 आइडेंटिकल बिल्डिंग्स खड़ी थी, बीच वाली बिल्डिंग हमारी थी। क्वेश्चन में लिखा था ड्यूरिंग द ईयर ये पहली और तीसरी बिल्डिंग बिकी है, आगे पीछे वाली बिल्डिंग बिकी है, तो ये जो ट्रांजेक्शन हुई है इसकी रेफरेंस से फेयर वैल्यू निकालनी थी। जो पहली बिल्डिंग बिकी थी ना, वो $9 मिलियन की बिकी थी, और वो एक लंदन के बंदे ने ही ली थी। यानी लंदन का सवाल था ना, आईसीडब्ल्यू यूके की क्वालिफिकेशन है। तो 3 बिल्डिंग्स थी जिसमें से बीच वाली हमारी थी, तीनों एक जैसी थी। अब हमें अपनी बीच वाली बिल्डिंग की फेयर वैल्यू निकालनी है, हमें अपनी बीच वाली बिल्डिंग की फेयर वैल्यू निकालनी है। तो हमें ये पहली और तीसरी बिल्डिंग की फेयर वैल्यू देखनी होगी, यानी मार्केट में ये बिके थे। तो पहली बिल्डिंग उन्होंने कहा था मार्केट में नॉर्मल यूके के लोगों ने लिए $9 मिलियन की, लेकिन जो तीसरी बिल्डिंग थी ना, वो एक किसी फॉरेन बायर ने आके ली थी जिसको लाजमी यूके में एंटर होना था। एक फॉरेन बायर ने आके ली थी जिसको लाजमी यूके में एंटर होना था, और जल्दबाजी में उसने $12 मिलियन दे दिए, उसने $12 मिलियन दे दिए। तो नीचे क्वेश्चन के सोल्यूशन में लिखा था कि 12 मिलियन फेयर वैल्यू नहीं है, ये 12 मिलियन ऑर्डरली ट्रांजेक्शन नहीं है, क्योंकि उस बंदे को इतनी नॉलेज नहीं थी फॉरेन बायर को, और वो एकदम जल्दबाजी में मार्केट में एंटर हो गया तो उसने 12 मिलियन दे दिए। तो आपने जो सवाल में फेयर वैल्यू लेनी थी वो 9 लेनी थी, क्या लेनी थी, 9 लेनी थी। तो ऑर्डरली ट्रांजेक्शन के 4 मीनिंग से देख लें कि कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ना हो, कोई फोर्स सेल ना हो, कोई अर्जेंसी सेल ना हो, और पार्टीज मस्ट हैव गुड नॉलेज ऑफ गुड्स। सही, देख लो, 1 मिनट रुका हुआ हूं, मैं रुका हुआ हूं, देख लो। सही। अब इल्म ही इल्म, इल्म है, सिर्फ इल्म है आज, इल्म क्या कर सकते हैं। अब ऑर्डरली ट्रांजैक्शन का एक और मतलब ये है कि यूनिट ऑफ अकाउंट मस्ट बी एप्रोप्रिएट। देखो ये ऑर्डरली ट्रांजैक्शन का एक और मतलब ये है, मैं लिख रहा हूं यहाँ, पॉइंट नंबर 5, यूनिट ऑफ अकाउंट मस्ट बी एप्रोप्रिएट। पॉइंट नंबर 5 का एक मतलब ये है कि यूनिट ऑफ अकाउंट मस्ट बी क्या है, एप्रोप्रिएट। सर ये क्या बात है भाई, ये है क्या चीज। मैंने कहा मैं तुम्हें मिसाल देता हूं, सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, सुनो।
आपने, बल्कि मैंने ये पढ़ाया भी था उस दिन, जॉइंट वेंचर और जॉइंट अरेंजमेंट पढ़ाते हुए किसकी मिसाल दी थी बेटा? कंपनी का एक शेयर होल्डर ऐसा होता है जिसके पास कंपनी के सिर्फ 1% शेयर होते हैं। क्या होते हैं? 1%, 2%, 0.1% शेयर, की कोई औकात नहीं होती। ना उसके पास कंट्रोल होता है, ना उसके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। फिर एक शेयर होल्डर होता है जिसका 10% शेयर होते हैं। तो 10% शेयर वाला थोड़ा जानदार होता है, थोड़ा जानदार होता है, क्योंकि उसका एक आध डायरेक्टर बोर्ड में बैठा होता है तो उसकी आवाज जाती है थोड़ी। फिर एक शेयर होल्डर होता है जिसका 30% शेयर होते हैं। एक पार्टी ऐसी भी होती है जिसका 30% शेयर होते हैं। तो 30% शेयर वाली पार्टी जो है ना, उसकी तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है, उसके तो 3-4 डायरेक्टर अंदर बैठे होते हैं। सही? तो इसका मतलब औकात में फर्क है। 1% वाले की कोई औकात ही नहीं है, चल भाग यहां से, कुछ भी नहीं है। 10% वाले की थोड़ी औकात ज्यादा है, आवाज होगी उसकी। 30% वाले की और औकात ज्यादा होगी। और आखिरी चीज सुनो, जिसके पास 70% शेयर होंगे, जिस शेयर होल्डर के पास 70% शेयर होंगे, तुम्हें पता है उसके पास कंट्रोल होता है। क्या होता है? कंट्रोल। और जिस पार्टी के पास कंट्रोल होता है ना, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। जिस पार्टी के सामने कंट्रोल होता है उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। कंट्रोलिंग शेयर होल्डर पेरेंट कंपनी होती है। कौन होती है? पेरेंट कंपनी। अब सुनो, अल्लाह करे तुम्हें समझ में आए। मैं, मेरे पास एक कंपनी के 70% शेयर हैं, मेरे पास एक कंपनी के 70% शेयर हैं, हाँ। और आज मुझे उन 70% शेयर्स की फेयर वैल्यू निकालनी है। 70% शेयर्स की क्या निकालनी है? फेयर वैल्यू। तो मैंने अपने अकाउंटेंट को बोला, यार 70% शेयर्स की फेयर वैल्यू निकालो। तो वो इतना बड़ा पागल था वो अकाउंटेंट, कि उसने स्टॉक मार्केट की स्क्रीन खोली और स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स ट्रेड हो रहे थे ना, वो पर शेयर प्राइस निकाल ली। याद रखना, स्टॉक मार्केट में शेयर्स जो ट्रेड होते हैं वो ये वाले होते हैं, ये वाली होल्डिंग ट्रेड हो रही होती है, जो जिसमें ना कंट्रोल होता है, जो 0.1% वाले, जो एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वाले शेयर स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहे होते हैं। तो मैंने अपने असिस्टेंट को बोला था कि मेरी 70% होल्डिंग की फेयर वैल्यू निकालो, मेरी 70% होल्डिंग की फेयर वैल्यू निकालो। उस बेवकूफ ने स्टॉक मार्केट खोली, और जो मार्केट में ये वाले शेयर ट्रेड हो रहे थे ना, ये वाले देखो स्क्रीन पे, इनकी रेफरेंस से फेयर वैल्यू निकाल ली। तो ये यूनिट ऑफ अकाउंट गलत है यार। 70% शेयर पूरा एक चंक है जो एक साथ बिकेगा, और 70% शेयर के अंदर बदमाशी है। 70% शेयर के अंदर कंट्रोल है, कंट्रोल। तो कंट्रोल शेयर्स के अंदर कंट्रोल प्रीमियम होता है। अब जब ये 70% शेयर बिकेंगे तो मार्केट प्राइस पे नहीं बिकते, ये मार्केट प्राइस से महंगे बिकते हैं। इसमें कंट्रोल प्रीमियम होता है, क्योंकि 70% शेयर इतने ताकतवर हैं कि कंपनी में जो करवाना है करवा लो आप। नहीं समझे? तो अब यहां अगर किसी बेवकूफ ने यूनिट ऑफ अकाउंट पर शेयर लिया ना, कि ये इतने रुपए पर शेयर जो मार्केट में चल रहा है, ये गलत होगा। अब आप पर शेयर के हिसाब से वैल्यू नहीं करोगे, पूरे चंक को एक साथ वैल्यू करोगे। तो यहाँ, now if you want to value the 70% holding, you can't take share price per share of NCI holding। वो गलत यूनिट ऑफ अकाउंट हो जाएगा, ये देख लो, वो यूनिट ऑफ अकाउंट गलत हो जाएगा। सही, सही। तो देखो, ऑर्डरली ट्रांजैक्शन के 5 पॉइंट्स हैं। ऑर्डरली ट्रांजैक्शन के कितने पॉइंट्स हैं? गिनो 5। नंबर 1, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ना हो जब मार्केट से उठाओ, कोई फोर्स सेल ना हो, कोई अर्जेंसी सेल ना हो, पार्टीज के पास अच्छी नॉलेज हो, पार्टीज के पास गुड नॉलेज हो। और नंबर 5, कि जो यूनिट ऑफ अकाउंट आप यूज करो वो अप्रोप्रिएट हो। यूनिट ऑफ अकाउंट आप यूज करो वो अप्रोप्रिएट हो। मैंने आपको एग्जांपल दे दी है होल्डिंग्स की। सही? अब मैं डेफिनेशन पे वापस आ रहा हूँ, डेफिनेशन पूरी नहीं हुई। क्या थी? इट इज द एग्जैक्ट प्राइस टू सेल एन एसेट और प्राइस पेड टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी इन एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन। बस यहां तक पढ़ी थी। और ऑर्डरली ट्रांजैक्शन का मतलब बताया, बिटवीन, क्या लिखा है यहाँ? मार्केट पार्टिसिपेंट्स, बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स। यानी अब आपको फेयर वैल्यू निकालने के लिए मार्केट जाना होगा। अब आपको फेयर वैल्यू निकालने के लिए कहां जाना होगा? मार्केट जाना होगा, मार्केट जाना होगा। विच मार्केट? अब मार्केट्स के बारे में आईएफआरएस क्या बोलता है? मार्केट्स के बारे में आईएफआरएस क्या बोलता है? प्लीज गौर से सुनना, प्लीज प्लीज प्लीज, काइंडली आ जाओ। देर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट। विच मार्केट, देखो ये सवाल आया, विच मार्केट, विच मार्केट क्या लिखा है? नंबर 1, ऑलवेज गो फॉर principal market first, always go for principal market first।
आपको जब भी मार्केट में जाना हो ना अपनी प्रोडक्ट की, जैसे अगर ये मुझे मोबाइल फोन की फेयर वैल्यू निकालनी है, मुझे इस मोबाइल फोन की फेयर वैल्यू निकालनी है, तो मैं उस मार्केट में जाऊंगा जहां ये सबसे ज्यादा बिकता हो। तो ऑलवेज गो फॉर प्रिंसिपल मार्केट फर्स्ट, ऑलवेज गो फॉर प्रिंसिपल मार्केट फर्स्ट। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल मार्केट? प्रिंसिपल मार्केट मींस मार्केट विथ हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी। प्रिंसिपल मार्केट का मतलब मार्केट विथ हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी, जहां ये चीज सबसे ज्यादा बिकती हो, जहां ये चीज सबसे ज्यादा बिकती हो। सिर्फ ये पहली लाइन अभी पढ़नी है, सिर्फ ये पढ़ो, बस यहां तक पढ़ो, यहां तक, और कुछ नहीं पढ़ना। सुनो, रिपीट बेटा। फेयर वैल्यू निकालने के लिए आपको ऊपर लिखा था मार्केट जाना पड़ेगा, तो कौन सी मार्केट जाना पड़ेगा? तो मैंने कहा कि हमेशा ऑलवेज फर्स्ट गो टू प्रिंसिपल मार्केट। प्रिंसिपल मार्केट का मतलब वो मार्केट जहां लेवल ऑफ एक्टिविटी सबसे ज्यादा हो। प्रिंसिपल मार्केट का मतलब वो मार्केट जहां लेवल ऑफ एक्टिविटी सबसे ज्यादा हो, जहां वो चीज सबसे ज्यादा बिकती हो। बच्चे ने कहा ऐसा क्यों बोला स्टैंडर्ड ने, ऐसा क्यों बोला? मैंने कहा जवाब दूं, जवाब दूं, सुनो। ये मोबाइल, ये मोबाइल कराची में दो मार्केट्स में लेटेस्ट से बिकता है, एक सदर में और एक तारिक रोड में। ये मोबाइल कराची में दो मार्केट में बिकता है, एक सदर में और एक तारिक रोड में। इस साल तारिक रोड पे ऐसे सिर्फ 500 मोबाइल बिके हैं। तारिक रोड पे ऐसे कितने बिके? 500। और सदर में ऐसे 1 लाख मोबाइल बिके हैं। तारिक रोड पे ऐसे 500 बिके हैं और सदर में ऐसे 1 लाख बिके हैं। तो मुझे सदर की मार्केट से जाके फेयर वैल्यू निकालनी चाहिए। क्यों? जब वहां 1 लाख मोबाइल फोन ऐसे बिके होंगे तो वहां की नॉलेज ही अलग होगी। वहां का बच्चा बच्चा इस मोबाइल के बारे में इतना जानता होगा और इतनी सारी ट्रांजेक्शन हुई होंगी, उसका एवरेज सही निकलेगा। और यहाँ जो इक्का दुक्का ट्रांजेक्शन हुई होगी ना 500, तो यहाँ हो सकता है वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो, वो एवरेज सही ना बैठे। तो बेटा उस मार्केट से फेयर वैल्यू निकालो जहां ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है। नहीं समझे? मैं एक मिसाल देता हूँ अपने दोस्तों को, बल्कि अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट्स को ही मिसाल देता हूँ, तुम लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ कि कभी भी मूवी देखने जाना हो, कई बार हम लोग जाते हैं ना सिनेमा मूवी देखने, तो एक दोस्त से पूछ के मत जाओ। आपने एक दोस्त से पूछा यार वो मूवी कैसी थी, नहीं वाली, उसने उसने कहा अच्छी थी, और आप गए और आपने वापस आके बुरा भला बोला, आपने कहा दुनिया की थर्ड क्लास मूवी थी। उसकी वजह ये होगी कि आपने सिर्फ एक बंदे से पूछ के मूवी देखने चले गए, तो उस बेवकूफ का टेस्ट खराब है तो आप भी गए। तो मूवी देखने जाना है, मूवी देखने जाना है तो 15 20 25 लोगों से पूछो, फिर उनका एवरेज आपको पता लगेगा कि यार सही है मूवी, अच्छी है नहीं है। तो जो मूवी नॉर्मली बहुत सारे लोगों को, मेजोरिटी लोगों को अच्छी लग रही है वो देखने जाओ, क्योंकि आप कभी कभार मूवी देखने जाते हो। नहीं समझे? तो स्टैंडर्ड कहता है कि ऑलवेज गो फॉर प्रिंसिपल मार्केट फर्स्ट। हमेशा प्रिंसिपल मार्केट, जहां वो चीज सबसे ज्यादा बिकती हो, जहां वो चीज सबसे ज्यादा बिकती हो, हमेशा उस पे जाना पहले। अब सेकंड पॉइंट पढ़ें। इफ वी कैंट एक्सेस प्रिंसिपल मार्केट, कभी कभार ऐसा होता है कि प्रिंसिपल मार्केट पे हमारा एक्सेस ही नहीं है, हम वहां नहीं जा सकते, या फिर कभी दो मार्केट में टाई हो जाए, दो ऐसी मार्केट है जिसमें दोनों में 10,000 यूनिट्स बिके हैं, तो अब स्टैंडर्ड कहता है देन गो फॉर मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट। मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट, मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट का मतलब जिस मार्केट से तुम्हें नेट ज्यादा मिल रहा हो। मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट का मतलब जिस मार्केट से तुम्हें नेट ज्यादा मिल रहा हो, नेट बेनिफिट ज्यादा हो रहा हो, जिस मार्केट से तुम्हें नेट बेनिफिट ज्यादा हो रहा हो, जिस मार्केट से तुम्हें नेट बेनिफिट ज्यादा हो रहा हो। रिपीट भाई, कभी भी फेयर वैल्यू निकालनी है तो हमेशा नंबर 1 कहां जाओगे? प्रिंसिपल मार्केट। कहां जाओगे भाई? प्रिंसिपल मार्केट। प्रिंसिपल मार्केट वो मार्केट होती है जिस मार्केट में सबसे ज्यादा वो चीजें बिकी हो, जिस मार्केट में सबसे ज्यादा यूनिट्स बिके हो उस चीज के। ठीक है, उस पर मैंने मिसालें दे दी, फिल्म की मिसाल भी दी। लेकिन व्हाट इफ अगर आपकी प्रिंसिपल मार्केट पे एक्सेस ही ना हो, या प्रिंसिपल मार्केट कई बार 2 3 मार्केट ट्राई हो जाती हैं, तो देन गो फॉर मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट, जहां सबसे ज्यादा फायदा हो रहा हो। ठीक है, अब हाउ टू पिक, अब देखो ये चीज सिखानी है कि मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट में क्या काम करोगे, क्या स्टेप्स होंगे। नंबर 1, पहला स्टेप, फर्स्ट पिक द मार्केट विद हाईएस्ट नेट बेनिफिट। जब भी 2 3 मार्केट्स में आपको मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट पिक करनी है, तो पहले वो मार्केट पिक करो जहां हाईएस्ट नेट बेनिफिट हो। ये पहला स्टेप है। मार्केट सिलेक्शन नंबर 1 स्टेप है, देन सेकंड स्टेप इज फेयर वैल्यू। पहला स्टेप क्या है? मार्केट सिलेक्शन, एंड सेकंड स्टेप इज फेयर वैल्यू कैलकुलेट करना। पहला स्टेप इज, बोलो बोलो, मार्केट सेलेक्ट करना, और नंबर 2 फिर क्या निकाल लेना? फेयर वैल्यू निकाल लेना। सही है, सिखा रहा हूं, एक मिनट देख लो इसको, देखो इसको पूरे को।
अब चलो इसका एक नंबर क्रंचिंग सिखाता हूं। चलो देखो, आओ यहां देखो, आपके सामने दो मार्केट्स गिवन है, मार्केट 1 एंड मार्केट 2। देख रहे हो, नजर आ रही है? आपके सामने दो मार्केट्स गिवन होंगी, मार्केट 1 एंड मार्केट 2। सही है? समझ लो प्रिंसिपल मार्केट आपको नहीं गिवन है क्वेश्चन में। प्रिंसिपल मार्केट दोनों दोनों के यूनिट सेम है, दोनों मार्केट्स में नंबर ऑफ यूनिट सेम है। नाउ यू हैव टू गो फॉर मोस्ट एडवांटेजेस। दोनों मार्केट्स में नंबर ऑफ यूनिट सेम है, नाउ यू हैव टू गो फॉर मोस्ट एडवांटेजेस। तो मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट निकालने का पहला स्टेप था, पहले आपको वो मार्केट पिक करनी है जहां नेट बेनिफिट ज्यादा हो रहा हो। जहां नेट बेनिफिट ज्यादा हो रहा हो, प्लीज बच्चों गौर से सुनो। नेट बेनिफिट कैसे निकालोगे? दोनों मार्केट की सेलिंग प्राइस लिखोगे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट दोनों की लेस करोगे उस मार्केट तक, क्योंकि चीज मार्केट में बिकेगी तो मार्केट तक ले जाने की कॉस्ट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होती है, और ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी दोनों की लेस करोगे। तो अब आपने देख रहा है एक में आ रहा है 24, एक में आ रहा है 25। सही है? यानी नेट बेनिफिट चेक करना ज्यादा कहाँ आ रहा है, तो आप देख लो मार्केट 1 में ज्यादा आ रहा है। तो अब आपने आंख बंद करके मार्केट 1 पे फतवा दे दिया कि यस, मार्केट 1 इज द मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट। रिपीट, दो मार्केट्स गिवन है, हमेशा पहले तो पहला नंबर क्या है? प्रिंसिपल मार्केट। प्रिंसिपल मार्केट का मतलब जिस मार्केट में लेवल ऑफ एक्टिविटी सबसे ज्यादा है। प्रिंसिपल मार्केट का मतलब जिस मार्केट में लेवल ऑफ एक्टिविटी सबसे ज्यादा है। सही है? नंबर 1। नंबर 2 सुनो, अगर प्रिंसिपल मार्केट आइडेंटिफाई नहीं हो रही, या आपका उस पर एक्सेस ही नहीं है, या दो मार्केट्स में टाई हो गया, तो अब आपको उनमें से पिक करना होगा मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट। और वो कौन सी होती है? जिस मार्केट में हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी हो। क्या हो? हाईएस्ट, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, सॉरी यार, वो मार्केट जिसमें आपका नेट बेनिफिट ज्यादा हो। तो पहले आप मार्केट डिसाइड करोगे इन दोनों में से, और मार्केट डिसाइड करने के लिए देखना हाईएस्ट नेट बेनिफिट किसमें हो रहा है, हाईएस्ट नेट बेनिफिट किसमें हो रहा है। तो देखो, मार्केट 1 की 28 में बिकेगा, मार्केट 2 में 30 रुपए में बिकेगा। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लेस करना और ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी लेस करना। जब आप मार्केट डिसाइड कर रहे हो तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी लेस होगी, नेट बेनिफिट। तो इसका नेट बेनिफिट ज्यादा है, तो मार्केट 1 डिसाइड हो गई। अब बताओ सेकंड स्टेप क्या है? कैलकुलेट फेयर वैल्यू। कैलकुलेट क्या है? फेयर वैल्यू। अब फेयर वैल्यू निकालते वक्त वो डेफिनेशन अप्लाई होगी। ये देखो, फेयर वैल्यू निकालते वक्त मैंने उस वक्त बताया था कि इग्नोर ट्रांजैक्शन कॉस्ट। मैंने ऊपर ही बताया था कि फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं आएगी, बिकॉज ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज एन एंटिटी बेस्ड फैक्टर। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज एन एंटिटी बेस्ड फैक्टर। हर एंटिटी की अपनी अपनी है, ट्रांजैक्शन डिजाइन करना एंटिटी के हाथ में होता है, ट्रांजैक्शन डिजाइन करना एंटिटी के हाथ में होता है। याद आया? तो अब सिर्फ क्या होगी फेयर वैल्यू? सेलिंग प्राइस लेस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। सेलिंग प्राइस लेस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट 26 रुपए। 26 रुपए आपकी फेयर वैल्यू आ गई। ठीक है? बच्चे ने कहा एक सवाल है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्यों लेस हुई? ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्यों लेस हुई? मैंने कहा जवाब दूं, क्योंकि अब फेयर वैल्यू ऐसी चीज है जो मार्केट बेस्ड है। यानी आप ये अज्यूम करते हो कि आपकी चीज आप मार्केट ले जाके बेचोगे, आप ये अज्यूम करते हो कि मार्केट ले जाके चीज बिकेगी, तो मार्केट तक जाने की कॉस्ट आपके लिए रेलेवेंट कॉस्ट है। मार्केट तक जाने की कॉस्ट आपके लिए क्या है? रेलेवेंट कॉस्ट है। ये देख लो, सारी चीजें आपके सामने, प्लीज। ठीक, अब सुनो क्या डेफिनेशन थी, पढ़ो। इट इज द एग्जिट प्राइस टू सेल एन एसेट और प्राइस पेड टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी इन एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन, इन एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स। मार्केट कौन सी होगी? अभी बयान किया, प्रिंसिपल मार्केट होगी नंबर 1, और अगर प्रिंसिपल नहीं होगी तो देन मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट। सही है? एट द मेजरमेंट डेट, या आखिरी लाइन है एट द मेजरमेंट डेट। बेटा आपको फेयर वैल्यू किसी डेट पे निकालनी होती है। तुमने आईएएस 16 अगर पढ़ाओ, या आईएएस 40 याद है, तो उसमें ईयर एंड पर आपको बार बार अपनी फेयर वैल्यू निकालनी होती थी। तो एक डेट होगी, एक डेट होगी जिस पर आपको फेयर वैल्यू निकालनी होगी। तो नॉर्मली वो मेजरमेंट डेट ही होती है। सही? लेकिन चलो एक बात सुनो, क्या ये मेजरमेंट डेट हमेशा ईयर एंड होगा? क्या ये मेजरमेंट डेट हमेशा ईयर एंड होगा? नो।
क्या ये मेजरमेंट डेट हमेशा ईयर एंड होगा? नो। दलील दूं? एक स्टैंडर्ड तुमने मेरे साथ मिलकर पढ़ा था IFRS 5, एक स्टैंडर्ड तुमने मेरे साथ मिलकर पढ़ा था IFRS 5 नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, एक स्टैंडर्ड तुमने मेरे साथ मिलकर पढ़ा था IFRS 5 नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, याद है? उसमें अगर एसेट को तुम ईयर के मिड में हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई करते थे तो ईयर के मिड में उसको फेयर वैल्यू पे लाते थे। उसमें ईयर के मिड में अगर हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई करते थे तो साल के बीच में ही आप फेयर वैल्यू पे लाते थे, याद है? तो अब मेजरमेंट डेट साल का बीच होगा, अब मेजरमेंट डेट साल का बीच होगा, सही? तो बेटा किसी ना किसी डेट पे हमेशा फेयर वैल्यू कैलकुलेट होगी, याद रखना। चलो जी। हाँ जी। अब अब ये एक चीज है वैल्यूएशन टेक्निक्स, मार्केट वैल्यू निकालने के तरीके, वैल्यूएशन टेक्निक मार्केट वैल्यू निकालने के तरीके। एक मिनट इधर देखो, मेरी तरफ देखो, जागो। सबसे ज्यादा मशहूर तरीन अप्रोच है मार्केट अप्रोच। क्या अप्रोच है? मार्केट अप्रोच। मार्केट अप्रोच का मतलब क्या है बताऊं? जो एसेट मेरे सामने, जैसे इस वक्त मेरे हाथ में ये पेन है, ये नई पेन नहीं है, ये मैंने 6 महीने यूज कर ली है। जो चीज मेरे पास है वैसी ही चीज, यानी इस पुरानी पेन की भी मार्केट में एक्टिव मार्केट है, ये पुरानी पेन भी मार्केट में बिकती है, तो बस इसके जैसी चीज, इसी हालत की चीज मार्केट में बिक रही है, तो मार्केट वैल्यू निकाल के फेयर वैल्यू निकाल लो मार्केट में जाके। तो ये तो बेहतरीन दर्जा है मार्केट अप्रोच। मार्केट अप्रोच मार्केट से निकाल लो जाके। नंबर 2, ये क्या है? कॉस्ट अप्रोच। इस कॉस्ट अप्रोच का मतलब होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ये क्या होती है बताऊं? भाई ये 6 महीने पुराना पेन तो मार्केट में है ही नहीं, 6 महीने साल पुराना पेन मेरे हाथ में, ये मार्केट में नहीं है। तो अब मैं ये सोचूंगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब कि अगर इसको मैं अभी रिप्लेस करूं, ऐसा ही नया पेन जाके खरीदूं, तो वो कितने का होगा, और कुछ फैक्टर्स को मैं एडजस्ट कर लूंगा। तो रिप्लेसमेंट का कॉस्ट अप्रोच भी मजबूरी में अलाउड है। अगर मार्केट अप्रोच अप्लाई नहीं हो पा रही हो ना, तो फिर मजबूरी में रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच भी अलाउड है। और तीसरी अप्रोच है इनकम अप्रोच। कई बार एसेट्स की ना मार्केट होती है, कुछ भी नहीं होती, तो फिर आप क्या करते, उस एसेट से जो फ्यूचर में वो कमा के देगा ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज निकाल लेते हो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज निकाल लेते हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज निकाल लेते हो, कैलकुलेट कर लेते हो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज की बेसिस पे आप फेयर वैल्यू निकाल लेते हो, सही है? तो ये 3 वैल्यूएशन टेक्निक्स है, नाम याद रखना। अब इस आईएएस का सब, वो भी एरिया इंपॉर्टेंट था, और ये उसका भी डैडी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, और बहुत ही मजेदार एरिया है ये। इल्मी बहस है, बहुत अच्छी बहस है। अच्छा इसका पहले मैं इस, अब जो मैं एरिया पढ़ाने जा रहा हूं उससे पहले मैं 2 वर्ड समझा दूं। एक वर्ड होता है आइडेंटिकल, और एक वर्ड होता है सिमिलर। बताओ इनमें क्या फर्क है? आइडेंटिकल और सिमिलर में क्या फर्क है? मुझे व्हाट्सएप पे बताओ, तुम्हारी नजर में क्या फर्क है, जाओ जरा मुझे बताओ तो सही। आइडेंटिकल में और सिमिलर में क्या फर्क है, चलो। आइडेंटिकल और सिमिलर में क्या फर्क है? अपनी नॉलेज बताओ, चलो जवाब दो व्हाट्सएप पे। गलत।
कामरान ने थोड़ा बहुत सही जवाब दिया है, कामरान ने बिल्कुल थोड़ा। तुम लोग ना आइडेंटिकल ट्विंस का नाम सुना? कभी आइडेंटिकल ट्विंस देखें? एक दूसरे की डिप्टो डिट्टो कॉपी होते हैं, यानी एक भाई की जगह दूसरा भाई पेपर देने चले जाता है, मैंने तो ऐसे बहुत देखे हैं। कितने स्टूडेंट डिट्टो कॉपी। हादी का जवाब भी सही है, हादी ने भी सही जवाब दिया है। चलो अब सुनो, यहां देखें, आइडेंटिकल का मतलब बस वही चीज, यानी अगर तीन आइडेंटिकल चीजें पड़ी है ना, तो पहली उठाऊं, दूसरी उठाऊं, तीसरी उठाऊं, एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है। समझो, आप एप्पल स्टोर गए हो, एप्पल स्टोर जाओ, चलो एप्पल स्टोर में आप ये ब्लैक वाला फोन ले रहे हो नया, तो ये 10 डब्बे पड़े हैं, सब में ब्लैक है, कोई भी उठा लो एक ही बात है, कोई भी उठा लो एक ही बात है, ये आइडेंटिकल है। ब्लैक, आपने कहा मुझे डार्क ब्लैक फोन चाहिए और वही आईफोन 7 चाहिए, चलो सारे नए डब्बे पड़े हैं पैक, आइडेंटिकल है, कोई फर्क नहीं है, पहला डब्बा उठाओ, दूसरा, तीसरा, आंख बंद करके कोई भी उठा लो, सब एक जैसे, सेम एक ही है, एक ही है। दूसरी मिसाल आइडेंटिकल की, नई गाड़ियां, शोरूम जाओ, होंडा की इतनी सारी गाड़ियां खड़ी हैं, एक ही कलर की खड़ी हैं समझ लो, और नई गाड़ी है, 0 मीटर गाड़ी खड़ी है, तो सारी आइडेंटिकल है, कोई भी उठा लो, एक ही प्राइस है। अब सिमिलर का मतलब क्या है, सुनो, मैंने भी एक गाड़ी ली, या चलो यार गाड़ी छोड़ो, मोबाइल, ये मोबाइल मैंने भी आज से 2 साल पहले लिया था, और आप में से भी किसी ने 2 साल पहले लिया था, यही फोन है, लेकिन अब 2 साल में मेरे यूज करने का तरीका कुछ और होगा, आपके यूज करने का कुछ और तरीका होगा, तो अब यहाँ आइडेंटिकल नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा हमारे सिमिलर है, सिमिलर। अब हमारी, हम दोनों फोन की क्वालिटी में फर्क आ चुका होगा, नहीं समझे? इसी तरह घर, मैं घर घर की मिसाल देता हूं कि कई बार दो घर बने हुए होते हैं, तो उनमें मेजोरिटी डिजाइन सेम होता है, लेकिन स्टिल अंदर में कुछ चीजें फर्क होती हैं, तो हम यहां भी बोलेंगे, यहां भी बोल सकते हैं कि हमारे घर सिमिलर हैं। आइडेंटिकल घर कैसे हो सकते हैं? जो कभी कभार टाउन हाउसेज होते हैं जो बिल्कुल एक ही होते हैं, टोटली एक ही होते हैं, तो उसमें हम आइडेंटिकल का वर्ड यूज कर सकते हैं। तो सिमिलर में कुछ फर्क होगा, मेजोरिटी चीज सेम है लेकिन कुछ फर्क, लेकिन आइडेंटिकल का मतलब कोई भी उठा लो, 3 4 5 में से कोई भी उठा लो, एक ही बात है। हाँ, एक और मिसाल, जबरदस्त मिसाल, शेयर्स, स्टॉक मार्केट से आप जो शेयर्स खरीदते हो, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, आप एक शेयर खरीदो, फिर एक और शेयर खरीदो, फिर एक और, ये सारे एक ही कंपनी के शेयर्स हैं। आप अगर आईसीआई के बार बार ऑर्डिनरी शेयर खरीद रहे हो, आप आईसीआई के बार बार क्या खरीद रहे हो, ऑर्डिनरी शेयर खरीद रहे हो, तो ये सारे एक जैसे ही हैं बेटा, ये आइडेंटिकल है, सही, ओके। तो आइडेंटिकल का मतलब जर्रा बराबर भी फर्क नहीं, सिमिलर में फर्क हो सकता है, ठीक है, समझ गए? अब आओ, अब ये जो टॉपिक है ना यार, ये समझ में आ गया ना, तो बहुत मेरे लिए बड़ी खुशी है ये। लेवल ऑफ इनपुट्स, बेटा फेयर वैल्यू निकालने के लिए आप मार्केट जाके इनपुट लेते हो ना, यानी अपनी फेयर, अपने आपके पास जो चीज पड़ी है उसकी फेयर वैल्यू निकालने के लिए आप मार्केट जाते हो, और मार्केट से ट्रांजेक्शन उठाते हो, तो ये इनपुट लेते हो ना मार्केट से। तो अब इनपुट किस दर्जे, किस हिसाब से लेना है, उसका ये ट्राइंगल बना हुआ है, देखो ट्राइंगल बना हुआ है, इस ट्राइंगल को बोलते हैं हेरारकी, हेरारकी लेवल ऑफ इनपुट्स। और फराइज में शामिल है कि हमेशा आपको ऊपर से नीचे उतरना है। पहले लेवल 1 आप चेक कर लेना कि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो लेवल 1 के थ्रू हो रही है, नहीं हो रही। अगर लेवल 1 के थ्रू नहीं हो रही तो लेवल 2 पे जाना होगा, लेवल 2 के थ्रू नहीं हो रही तो फिर लेवल 3, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, ये तरतीब है। लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, ये तरतीब है, ये तरतीब है। हाँ, अब लेवल 1 क्या है, देखो इधर, अनएडजस्टेड, अच्छा लेवल 1 इज द बेहतरीन लेवल, हाँ, लेवल 1 से अच्छी चीज ही कोई नहीं है, इस ये तो एक्सेलेंट लेवल है, दुआएं हैं इसके लिए, तालियां हैं। लेवल 1 कब अप्लाई होगा? जब आपके पास जो, जिस चीज की अब मुझे फेयर वैल्यू निकालनी है, जिस चीज की मुझे फेयर वैल्यू निकालनी है, वो चीज मार्केट में दिन रात ट्रेड होती है, वैसी आइडेंटिकल चीज, वैसी ही वर्ड क्या है, आइडेंटिकल चीज, आइडेंटिकल चीज दिन रात मार्केट में ट्रेड होती है, और जिस दिन मुझे फेयर वैल्यू निकालनी है, समझ लो ईयर एंड पे, उस दिन भी वो चीज ट्रेड हुई है। तो बस अब मैं मार्केट में जाऊंगा, और वही चीज, आइडेंटिकल चीज मार्केट में बिकी है ना आखिरी दिन, तो वो इधर देखो, वो गरम गरम फेयर वैल्यू उठाऊंगा और अपनी बैलेंस शीट में लाके लिख दूंगा, गरम गरम फेयर वैल्यू उठा के अपनी बैलेंस शीट में लाके लिख दूंगा, विदाउट यूजिंग माय कैलकुलेटर, कोई अपनी तरफ से एडजस्टमेंट नहीं करूंगा, सही, क्योंकि आइडेंटिकल चीज है और आखिरी दिन बिकी है,
तो बस वही एक्टिव मार्केट से उठा के लिख दूंगा। पढ़ो, अनएडजस्टेड, ये सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है, यानी मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं की, कोई कैलकुलेशन नहीं की, मेरा कैलकुलेटर बीच में यूज नहीं हुआ। अनएडजस्टेड कोटेड प्राइसेस ऑफ आइडेंटिकल गुड्स इन एक्टिव मार्केट, इन एक्टिव मार्केट यानी आखिरी दिन भी वो बिका है। इसकी सिर्फ एक ही एग्जांपल है, दुनिया भर की बुक्स में लिखा है स्टॉक एक्सचेंज। क्या है स्टॉक एक्सचेंज? क्या मतलब? सुनो, मेरे पास यूनिलीवर के शेयर्स पड़े हुए हैं, मेरे पास यूनिलीवर के शेयर्स पड़े हुए हैं। किसके शेयर्स पड़े हुए हैं? यूनिलीवर के शेयर्स पड़े हुए हैं। एंड आई नीड टू फेयर वैल्यू दोस शेयर्स। सही, तो अब मैं ईयर एंड पे जाके स्क्रीन खोलूंगा साल के आखिरी दिन, और आखिरी दिन बहुत सारी ट्रांजेक्शन हुई होंगी, वो ट्रांजेक्शन जो है वो मेरी फेयर वैल्यू होगी, क्योंकि आखिरी दिन आइडेंटिकल शेयर्स आर, आइडेंटिकल शेयर्स आर, यूनिलीवर का शेयर्स ही मार्केट में पड़े हैं तो वो आइडेंटिकल है। तो मैं इस लेवल 1 यहाँ यूज रहेगा, और लेवल 1 इज दी आला दर्जा, क्योंकि लेवल 1 में कैलकुलेटर यूज नहीं हो रहा। लेवल 1 इज दी बेस्ट थिंग बिकॉज लेवल 1 में कैलकुलेटर यूज नहीं हो रहा। अब अब शुरू हुए बुरे लेवल्स, बुरे लेवल 2। अब यहाँ कैलकुलेटर यूज होगा, अब यहाँ कैलकुलेटर यूज होगा। और देखो एक बात बताऊं, जहां मैनेजर हम लोग कैलकुलेटर यूज करते हैं वही तो फ्रॉड होता है। जहां कैलकुलेशन हमारी यूज होना शुरू, वहां फ्रॉड होगा। तो अब लेवल 2 सुनो, क्या लिखा है? एडजस्टेड, देखो पहला वर्ड ही लेवल 2 का क्या है, देखो क्या है, एडजस्टेड कोटेड प्राइसेस ऑफ आइडेंटिकल गुड्स इन एन इनएक्टिव मार्केट, इन एन इनएक्टिव मार्केट। बड़ी अच्छी मिसाल है इसकी, मेरे पास, मैं देता हूँ मिसाल। adjusted quoted prices of identical goods in an inactive market। चलो मैं मिसाल देना शुरू कर रहा हूं आपके सामने, देखो। सुनो, इधर देखो, यहाँ देखो बेटा, मैंने एक कंपनी का, आपने शायद स्टॉक मार्केट में, तुम लोगों में से जो लोग खेलते हैं, जिन लोगों को स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस है, उनके लिए ये एग्जांपल 1 सेकंड की इतनी आसान है। बेटा स्टॉक मार्केट में कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जो बड़े साइड बोर्ड आइटम होते हैं। साइड बोर्ड आइटम का मतलब जिनकी मार्केट में ट्रेडिंग ही नहीं होती, इतने लोग ट्रेड नहीं करते, कभी कभार वो स्क्रीन पे नजर आता है, यानी महीनों बाद 10 100 शेयर बिक गए, 1000 शेयर बिक गए, यानी उनकी एक्टिव ट्रेडिंग नहीं होती, उन शेयर्स की एक्टिव ट्रेडिंग नहीं होती, उन शेयर्स की एक्टिव ट्रेडिंग नहीं होती है। हाँ सही। तो अब मेरे पास एक ऐसा ही शेयर पड़ा है, बिल्कुल साइड बोर्ड आइटम, और मैंने बहुत अरसे पहले लिया था। अब मेरे मुझे ईयर एंड पर उसकी फेयर वैल्यू निकालनी है। ये मेरा ईयर एंड है, देखो 31 दिसंबर 2017 मेरा ईयर एंड है। देखें स्केच में, देखें 31 दिसंबर 2017 को मैंने स्क्रीन खोली, मैंने 31 दिसंबर 2017 की शाम को स्टॉक मार्केट की स्क्रीन खोली, और मैंने कहा बताओ आज ये शेयर कितने में ट्रेड हुआ है आखिरी दिन। तो स्क्रीन ने मुझे बोला कि आज ये शेयर नहीं बिका, ये एक ट्रांजेक्शन भी नहीं हुई इसकी। तो मैंने स्क्रीन से पूछा कि बताओ ये आखिरी बार कब ट्रेड हुआ था, ये आखिरी बार कब ट्रेड हुआ था। तो स्क्रीन ने मुझे क्या रिप्लाई किया बताऊं? 15 न, ये देखो आखिरी बार ये 15 नवंबर को ट्रेड हुआ था ₹300 में। आखिरी बार ये 45 दिन पहले, देखो अंदर स्क्रीन में देखो, 45 दिन पहले ₹300 का ट्रेड हुआ था। तो बस अब मेरे पास यही एक वैल्यू है। तो अब मैं ये ₹300 वाली वैल्यू उठाऊंगा, और मुझे फेयर वैल्यू कब निकालनी है? 31 दिसंबर की शाम को। मुझे फेयर वैल्यू कब निकालनी है? 31 दिसंबर की। तो इन 45 दिनों में उस कंपनी की जो भी परफॉर्मेंस चेंज हुई होगी, और मार्केट के जो भी हालात चेंज हुए होंगे, उस कंपनी की जो भी परफॉर्मेंस चेंज हुई होगी, या मार्केट के जो भी हालात चेंज हुए होंगे, वो मैं एडजस्ट कर लूंगा, वो मैं एडजस्ट कर लूंगा। समझ लो ₹50 की एडजस्टमेंट की, तो मैंने यहाँ अपनी तरफ से फेयर वैल्यू निकाल ली ₹350, और ये मैं यूज कर लूंगा। इसका मतलब लेवल 2 में तुम्हारा कैलकुलेटर यूज होगा, लेवल 2 में तुम्हारा कैलकुलेटर यूज होगा। नहीं समझे? हाँ हाँ, तो पढ़ो ये डायलॉग, ये डायलॉग पढ़ो, लेवल 2 पे आ जाओ। ये थोड़ा सा छोटा कर दो। लेवल 2 की पहली मिसाल पढ़ लो, एडजस्टेड, एडजस्टेड का मतलब तुम एडजस्टमेंट कर रहे हो, तुम कैलकुलेटर चला रहे हो। कोटेड प्राइस, यानी ये लिस्टेड कंपनी की बात कर रहा हूं, ऑफ आइडेंटिकल गुड्स, यानी शेयर्स आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन मार्केट कौन सी है? इनएक्टिव मार्केट है। इनएक्टिव का मतलब रोज ट्रेडिंग नहीं होती, रोज ट्रेडिंग नहीं होती। लेवल 2 की ये पहली मिसाल थी। यहाँ
सही। अब लेवल 2 की दूसरी मिसाल, दूसरी एडजस्टेड, फिर एडजस्टेड का वर्ड आया, कोटेड प्राइसेस ऑफ सिमिलर गुड्स, अब सिमिलर का नाम लिख रहा हूं, इन एन एक्टिव मार्केट, एग्जांपल रियल एस्टेट। रियल एस्टेट तो लेवल 2 पर ऐसा जबरदस्त अप्लाई होता है ना। सुनो बेटा, आपको पता है कि आईएस 40 में जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज थी वो फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड होती थी। आईएस 40 में जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज थी वो किस पे रिकॉर्ड होती थी? फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड होती थी, ठीक है। अब ईयर एंड पर मेरे पास एक 500 गज का बंगला है जो मैंने रेंट पे दिया हुआ है, एक 500 गज का यहाँ टीसीएस में मेरे पास घर है जो मैंने रेंट पे दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आईएस 40 के थ्रू मुझे उसकी फेयर वैल्यू निकालनी होगी, आईएस 40 के थ्रू मुझे उसकी फेयर वैल्यू निकालनी होगी। हाँ, फेयर वैल्यू मॉडल में फेयर वैल्यू पे लाते हैं ना। तो अब जब मैंने फेयर वैल्यू निकालने के लिए मैंने ब्रोकर को फोन किया, ब्रोकर जो प्रॉपर्टी ब्रोकर्स होते हैं, मैंने उसको बोला सुनो, मैंने कहा यार बताओ ये मेरा घर कितने का बिक जाएगा। तो उसने कहा कि यार आपकी गली के कोने पे एक घर बिका है 500 गज का 15 दिन पहले, 500 गज का एक घर बिका है 15 दिन पहले, और वो बिका है 12 करोड़ रुपए का, वो 12 करोड़ रुपए का बिका है। तो मैंने कहा यार वो तो बहुत नया घर है, मेरा तो पुराना है। तो उसने कहा हाँ, कुछ चीजें आपके और उसके घर में फर्क है, वो भी 500 गज था, आपका भी 500 गज है, उसमें भी 8 बेडरूम है, आप में भी 8 बेडरूम है, लेकिन हाँ यार वो नया घर है, आपका पुराना है, तो ये एक फैक्टर डिफरेंस है, ये एडजस्ट हो जाएगा। हाँ, एक और फर्क, बोला आपका घर कॉर्नर का है, उसका कॉर्नर का नहीं है, कॉर्नर का घर हमेशा महंगा होता है, पता है, कॉर्नर का प्लॉट महंगा होता है। तो कुछ फैक्टर्स को हम एडजस्ट कर लेंगे, कुछ फैक्टर्स को हम एडजस्ट कर लेंगे, तो वंस अगेन हमारा कैलकुलेटर यूज होगा। तो देख लो ये सेकंड एग्जांपल पढ़ लो, एडजस्टेड कोटेड प्राइसेस ऑफ सिमिलर गुड्स इन एन एक्टिव मार्केट, इन एन एक्टिव मार्केट, ओके। तो लेवल 1 में कैलकुलेटर यूज नहीं होता था, देखो वर्ड था अनएडजस्टेड, ये वर्ड पढ़ो, अनएडजस्टेड का वर्ड था, जबकि लेवल 2 में वर्ड है एडजस्टेड, यानी उसमें कैलकुलेटर यूज होगा। तो ज्यादा बेहतरीन दर्जा कौन सा हुआ? लेवल 1 हुआ, लेवल 2 मजबूरी है, अगर लेवल 1 अप्लाई नहीं हो रहा तो लेवल 2 करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अब लेवल 3, अब क्या है लेवल 3? लेवल 3 क्या है? अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स, अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स, लेवल 3 सबसे बदतरीन दर्जा है, लेकिन स्टैंडर्ड ने अलाउ किया मजबूरी में। सामने जिंदा हो जाए प्लीज, लेवल 3 क्या है बताऊं? ना आपके चीज की एक्टिव मार्केट है, ना आइडेंटिकल, ना सिमिलर, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सारे रास्ते बंद हैं। तो स्टैंडर्ड ने मजबूरी में क्या अलाउ कर दिया बताऊं? कि अब उस एसेट से मिलने वाले जो फ्यूचर कैश फ्लोज है ना, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेना, उस एसेट से मिलने वाले फ्यूचर कैश फ्लोज की क्या निकाल लेना? प्रेजेंट वैल्यू, बस वही फेयर वैल्यू होगी। तो अब मैं एक बात बोलूं, फ्यूचर कैश फ्लोज का मतलब जो अभी हमने देखे ही नहीं, आने वाले कल के हैं, तो वो तुक्के लगाने पड़ेंगे, अंदाजे लगाने पड़ेंगे, तभी स्टैंडर्ड ने वर्ड यूज किया। देखो ये वर्ड पढ़ो, ये क्या वर्ड है, ये देखो, अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स। नहीं समझे? लेवल 1 और 2 में तो तुम्हें मार्केट की चीजें नजर आ रही थी ना, आज की ऑब्जर्वेशन थी ना, ऑब्जर्वेबल इनपुट्स थे, शेयर प्राइस वगैरह मार्केट से उठा के डाल रहे थे, तो आज नजर आ रही थी ना। लेवल 3 में फ्यूचर की चीजें एस्टिमेट करनी होंगी, तो वो तो आप ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, तो इसलिए वर्ड यूज होता है अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स। बल्कि कुछ गोरे ट्रेनर्स यहाँ एक वर्ड यूज करते हैं, मैंने एक सेशन लिया था उसमें उसने बताया था, मैनेजमेंट गैस। ये देखो, लेवल 3 का मतलब मैनेजमेंट गैस, ये वर्ड पढ़ो, लेवल 3 का मीनिंग है मैनेजमेंट गैस, ओके। तो लेवल 3 जो है ना वो सबसे बदतरीन दर्जा है, कि अगर कुछ भी नहीं हो रहा हो तो फिर फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेना। तो बेटा ये फर्ज है कि आपको पहले लेवल 1 पे आना है, फिर लेवल 2, फिर लेवल 3। अब एक ओरली एक पास्ट पेपर सुन लो, एक बार एक चीज आई थी, एक बार एक रियल एस्टेट का सवाल आया था, ये SBRP2 में रियल एस्टेट का सवाल आया था, उसमें क्या था बताऊं? उस रियल एस्टेट के क्वेश्चन में, उस रियल स्टेट के क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, ऐसी सिमिलर प्रॉपर्टीज मार्केट में मौजूद हैं, ऐसी सिमिलर प्रॉपर्टीज मार्केट में बिकी हैं। तो आपको पता है लेवल 2 अप्लाई हो जाता है, एडजस्टमेंट करके आप कर लेते। लेवल 2 में अगर सिमिलर प्रॉपर्टी तो एडजस्टमेंट करके हो जाता है ना। लेकिन फिर भी वो डायरेक्टर इतना चालाक था, डायरेक्ट लेवल 3 अप्लाई कर रहा था, फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू। तो इसका मतलब उस डायरेक्टर की नीयत खराब थी, वो ऐसी फेयर वैल्यू निकालना चाहता था जो गलत है। ऑब्वियस सी बात है, फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालते वक्त आप गेम खेल सकते हो, तो आपको उसमें सही करना था उस सवाल में कि ये लेवल 2 के थ्रू कैलकुलेट होगी, लेवल 3 के थ्रू कैलकुलेट नहीं होगी। तो तरतीब क्या है, हमेशा कोशिश करो पहले लेवल 1, अगर लेवल 1 अप्लाई नहीं हो रहा तो लेवल 2, वरना लेवल 3।
सही। अब जरा एक बात सुनो, और कुछ है और नॉलेज की बातें सुन लो, वैसे एग्जाम में नहीं आती लेकिन चलो सुन लो सारी बातें। जब लेवल 3 इतना बदतरीन दर्जा है कि उसमें फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है, फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है, तो स्टैंडर्ड ने जब लेवल 3 इजाजत दी है तो उसके डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी कर दी है। उसकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बहुत हाई है लेवल 3 की। वो क्या है? फॉर लेवल 3 डिटेल्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, यू मस्ट डिस्क्लोज assumptions you have taken for future cash flows, कि फ्यूचर कैश फ्लोज किस assumption की बेसिस पे आपने कैलकुलेट किए हैं, वो सारी assumption लिखो, इतनी तफसील। इवन यू नीड टू गिव सेंसिटिविटी एनालिसिस डिस्क्लोजर। अगर तुम लोग ने F9 पढ़ा हुआ है, अगर तुमने F9 का इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पढ़ा हुआ है, तो उसमें सेंसिटिविटी एनालिसिस होती थी, याद है? तो आपको सेंसिटिविटी एनालिसिस का डिस्क्लोजर भी देना होगा कि आपके जो कैश फ्लोज आपने यूज किए वो कितने सेंसिटिव हैं। अच्छा, एक और बात, इफ देयर इज अ चेंज इन लेवल फ्रॉम वन ईयर टू अनदर, दिस नीड टू बी डिस्क्लोज। सुनो भाई, एक एसेट ऐसा था एक एसेट ऐसा था जो लास्ट ईयर लेवल 1 पे था, यानी मेरा शेयर लास्ट ईयर इतना तेज मार्केट में बिकता था कि आखिरी दिन भी बिका। जो शेयर मैंने खरीदा था लास्ट ईयर वो बहुत हिट शेयर था, तो पूरा पूरा दिन ट्रेडिंग होती थी। तो लास्ट ईयर मैंने उसकी फेयर वैल्यू निकाली थी लेवल 1 के थ्रू। लेकिन इस साल वो कंपनी इतनी पिट गई कि अब कोई डील ही नहीं करता, तो इस साल उस कंपनी की ट्रेडिंग स्लो हो गई, तो ईयर एंड पर उसके शेयर्स नहीं बिके हुए थे, तो मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ी, तो लेवल 2 हो गया। तो पढ़ो पढ़ो, इफ, ये तीसरा पॉइंट, इज इफ देयर इज अ चेंज इन लेवल, if there is a change in level from one year to another, if there is a change in level from one year to another, this need to be disclosed, this need to be disclosed, इसका डिस्क्लोजर देना होगा कि हमने लास्ट ईयर इस चीज को लेवल 1 के थ्रू फेयर वैल्यू निकाली थी, इस बार लेवल 2, और क्यों हमारा लेवल चेंज हुआ, सब बताना होगा आपको इतने डिटेल डिस्क्लोजर में। अब एक और बात, ये भी एक चीज सुन लो, डिफरेंट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स फॉर रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग, डिफरेंट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग फेयर वैल्यू आइटम्स। अब सुनो भाई, रिकरिंग फेयर वैल्यू आइटम्स कौन सी होती है? जो हर साल रिपोर्ट होती है, जो हर साल रिपोर्ट होती है, जैसे IS40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, आपने एक बार ले ली, कई साल तक रखोगे, तो अब उसको हर साल फेयर वैल्यू उसकी रिपोर्ट करनी है, तो वो रिकरिंग चीज है, यानी लास्ट ईयर भी शेयर होल्डर ने बैलेंस शीट में देखी थी, इस साल भी देखी थी। तो रिकरिंग आइटम्स की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, और नॉन रिकरिंग का मतलब वन टाइम, नॉन रिकरिंग का मतलब वन टाइम, वन टाइम कुछ चीजों को फेयर वैल्यू पे लाते हैं। मिसाल दूं, IFRS 5, एनसीए हेल्ड फॉर सेल, एनसीए हेल्ड फॉर सेल उसको तभी फेयर वैल्यू पे लाते हैं जब आप हेल्ड फॉर सेल करते हो, याद है? हेल्ड फॉर सेल की अकाउंटिंग में बस जब हेल्ड फॉर सेल जिंदगी में कभी एक बार करोगे तभी उसको फेयर वैल्यू पे लाओगे। तो नॉन रिकरिंग के डिस्क्लोजर अलग है, रिकरिंग के डिस्क्लोजर्स अलग है बेटा, प्यारे बच्चों प्लीज। पढ़ लिया बेटे, सारे पढ़ो, सारी बातें पढ़ो। सही, सही। अब इस IAS में अब दो चीजें रह गई हैं, फिर एक सवाल करते हैं। अब
फिर इल्मी बातें शुरू, इल्मी बातें शुरू, इल्मी इल्मी इल्मी। यार मैंने अभी आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं पढ़ाया, मैंने आपको नहीं पढ़ाया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अभी तक, लेकिन आप लोगों ने F7 में अपनी लाइफ में पढ़ा हुआ है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी का वर्ड सुना है। मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूँ, फाइनेंशियल एसेट यानी रिसीवेबल, फाइनेंशियल एसेट यानी रिसीवेबल, रिसीवेबल एक फाइनेंशियल एसेट है। तो अगर आपने किसी को लोन दिया हुआ है तो बस सामने वाला सिर्फ पैसे ही देगा ना, सामने वाला आपको एक ही फायदा देगा, पैसे। तो याद रखना फाइनेंशियल एसेट का एक ही बेनिफिट होता है, एक ही यूज होता है, फाइनेंशियल एसेट का एक ही यूज होता है। जैसे अगर मैंने किसी को लोन दिया हुआ है तो बस वहां से मुझे पैसे मिलेंगे, अगर मैंने किसी को लोन दिया हुआ है तो सामने वाला मुझे पैसे देगा, मेरा रिसीवेबल बस वो कैश में कन्वर्ट होगा। तो फाइनेंशियल एसेट का एक ही यूज होगा, एक ही बेनिफिट होगा। लेकिन नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, फॉर नॉन फाइनेंशियल एसेट्स मोर देन वन यूज इज पॉसिबल। प्लीज जागो, प्लीज अल्लाह के लिए जागो, दिमाग को ऑन रखो, खून डालो अपना। यानी तुम लोग थको, क्लास के बाद थक जाने चाहिए, इतना गौर से सुनो कि थक जाओ प्लीज। इधर देखें, फाइनेंशियल एसेट क्या है, मिसाल के तौर पर रिसीवेबल। तो अगर मैंने किसी को लोन दिया हुआ है ना तो बस वहां से मुझे पैसे ही आएंगे। तो फाइनेंशियल एसेट से बस एक ही फायदा मिलता है, बस एक फायदा मिलता है जो एक ही यूज होता है। लेकिन नॉन फाइनेंशियल एसेट के मोर देन वन यूज होते हैं। जैसे जमीन, जमीन इज अ लैंड, इज अ नॉन फाइनेंशियल एसेट, तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं। मैं जमीन पे चाहूं फैक्ट्री बना लूं तो अलग यूज है, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बना लूं अलग यूज है, खेती बाड़ी करूं अलग यूज है, हाँ फुटबॉल स्टेडियम बना लूं अलग यूज है, हाँ भाई जमीन के अंदर डिगिंग कर करके मिनरल्स निकालूं ये अलग यूज है, 5-6 यूज नहीं हो गए। तो नॉन फाइनेंशियल एसेट का मोर देन वन यूज हो सकता है। फॉर नॉन फाइनेंशियल एसेट मोर देन वन यूज इज पॉसिबल। तो अब स्टैंडर्ड ने यहाँ कितनी जबरदस्त बात बोली है कि जब तुम नॉन फाइनेंशियल एसेट की फेयर वैल्यू निकाल रहे हो ना, सुनो, तो स्टैंडर्ड सेज गो फॉर हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज इवन यू आर नॉट यूजिंग अकॉर्डिंग टू दैट यूज। नहीं समझे? नॉन फाइनेंशियल एसेट का मोर देन वन यूज हो सकता है ना, तो अब आपने फेयर वैल्यू निकालते वक्त वो यूज देखना है कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स कर रहे हैं और जिस यूज से सबसे ज्यादा फायदा हो। बेशक वो यूज आप कर भी ना रहे हो, बेशक वो यूज आप नहीं कर रहे हो, फिर भी आपने फेयर वैल्यू निकालते वक्त उस यूज की तरफ जाना है, फिर भी आपने फेयर वैल्यू निकालते वक्त उस यूज की तरफ जाना है। जैसे मिसाल देता हूं, मेरे पास एक जमीन है, उस पर मैंने अभी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बनाए हुए हैं, सही है। तो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बनाने की वजह से मुझे फायदा हो रहा है, उसकी फेयर वैल्यू बन रही है 10 करोड़ रुपए। कितनी बन रही है? 10 करोड़। लेकिन मेरी रिसर्च ये कहती है, मैंने वहां स्टडी की कि अगर इसी जगह पे मैं कमर्शियल अपार्टमेंट बनाता ना तो मुझे 15 करोड़ का फायदा होता। तो अब स्टैंडर्ड कहता है कि अगर यहाँ कमर्शियल अपार्टमेंट बन सकते हैं ना तो आप फेयर वैल्यू कैलकुलेशन करते वक्त 15 करोड़ की फेयर वैल्यू यूज करना, यानी हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज। बेशक वो यूज आप ना भी कर रहे हो तो भी। हाँ, नहीं समझे? यानी सिर्फ फेयर वैल्यू निकालने के लिए आपको हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज की तरफ जाना होगा, बेशक आप उस यूज को करंटली कर भी ना रहे हो। लेकिन साथ साथ तीन बातें स्टैंडर्ड ने बोली है, साथ साथ तीन बातें स्टैंडर्ड ने बोली है, ये पास्ट पेपर में आ चुकी है, झूठ नहीं कह रहा, पास्ट पेपर में आ चुकी है। यनोंग नामी एक सवाल था, यनोंग 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 नामी एक सवाल था, उसमें ये आ चुकी है। स्टैंडर्ड कहता है आप बेशक एक यूज कर रहे हो लेकिन आप हमेशा फेयर वैल्यू निकालते वक्त हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज की तरफ जाना। हाँ, हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज की तरफ जाना, गौर से सुनो। लेकिन उस हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज के लिए ये तीन बातें कंसिडर कर लेना। नंबर वन, पहली, लीगली परमिसेबल, क्या उस यूज पे शिफ्ट होना तुम्हें लीगली इजाजत है, तुम्हारे तुम्हारे एरिया में उसकी परमिशन है। जैसे मिसाल सुनो, तुम पाकिस्तान में भी ये बेटा डीएचए में भी ये सब चीजें आ गई हैं, दुनिया भर में दुबई वगैरह में तो बहुत हाई है, अमेरिका में तो बहुत सख्तियां हैं कि अगर आप एक रेजिडेंशियल एरिया है तो वहां कमर्शियल काम नहीं कर सकते। रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल काम करोगे हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारी, नहीं कर सकते तुम, मना है। तो अगर लीगली एक चीज की इजाजत नहीं है तो वो तो यूज हो ही नहीं सकता, वो यूज ही नहीं हो सकता, गवर्नमेंट इजाजत ही नहीं देगी तो कैसे करोगे। तो फिर उस यूज की तरफ मत जाना, उस यूज फेयर वैल्यू निकालते वक्त उस यूज को कंसिडर नहीं करना जिसकी लीगली परमिशन नहीं है। नंबर टू, फिजिकली पॉसिबल, फिजिकली पॉसिबल यानी वो चीज मुमकिन भी हो। जैसे यार मेरी एक जमीन है जो बंजर जमीन है, दुनिया का बेकार तरीन जमीन पे मैं बैठा हूं, बिल्डिंग तो उस पर बन सकती है
लेकिन अगर कोई उसको खुदाई करके उस पे वो खेती बाड़ी करे तो कुछ भी, कांटों के अलावा कुछ भी नहीं निकलेंगे, कांटों के अलावा कुछ भी नहीं उगेगा। तो इसका मतलब यहाँ फल पौधे फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ फल पौधे वाला यूज फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है, तो उस यूज की तरफ मत जाना। नहीं समझे? और तीसरी चीज फाइनेंशियली फिजिबल। फाइनेंशियली फिजिबल का मतलब कि जो रिटर्न शेयर होल्डर डिमांड करते हैं ना, वो रिटर्न उस यूज से मिल जाएगा, यानी जो इतनी कॉस्ट लगाने के बाद वो रिटर्न जो शेयर होल्डर मांगते हैं वो मिल जाएगा। तो फाइनेंशियली फिजिबल के अंदर सारी कॉस्ट भी अकाउंट फॉर होगी। सर ये पॉइंट नंबर 3 को जरा अच्छी तरह समझा दें। एक अच्छी तरह समझाने का तरीका है, सुनो, एक मिनट। देखो मेरे पास ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग मेरी बनी हुई है बेटा, जमीन के ऊपर बिल्डिंग बनी हुई है, जमीन भी मेरी है, लैंड भी मेरा है और बिल्डिंग भी मेरी है, जमीन भी मेरा है और बिल्डिंग भी मेरी है, ठीक है। अब मुझे किसी ने कहा कि तुम्हारी जमीन जो है ना, इतनी फर्टाइल जमीन पे तुमने ये बिल्डिंग बनाई हुई है कि अगर इस जमीन पे खेती बाड़ी की जाए ना तो इसमें से ऐसे फल निकलेंगे ना कि लोग करोड़ों रुपए दे के लेंगे, इतना मीठा फल निकलेगा और ऐसा टेस्टी। बोला तुम इतनी जबरदस्त जमीन पे खड़े हो। तो मैंने फौरन से कैलकुलेशन की, दूसरे यूज की, यानी वही खेती बाड़ी वाले कल्टिवेशन वाले यूज की। तो कल्टिवेशन वाला यूज की जब मैं कैलकुलेशन करूंगा ना, ऑल्टरनेटिव यूज की, तो कल्टिवेशन तभी पॉसिबल होगी जब ये बिल्डिंग टूटेगी। अरे बेवकूफ आदमी, जमीन पर काश्तकारी तब होगी जब बिल्डिंग ऊपर से तोड़ूंगा और हल चलाऊंगा, तो बिल्डिंग तो रिमूव होगी ना। नहीं समझे? तो बिल्डिंग की रिमूवल कॉस्ट इस पूरी कैलकुलेशन में लेंगे, हाँ, बिल्डिंग को तोड़ने का खर्चा इस पूरी फेयर वैल्यू कैलकुलेशन में आएगा। या तुम क्या सोच रहे हो, क्या थोड़ी देर के लिए बिल्डिंग को ऊपर से उठाऊंगा और दरख्त के बीच बो दूंगा? थोड़ी देर के लिए बिल्डिंग को ऊपर से, आप पागल है क्या? बिल्डिंग खत्म करनी पड़ेगी तब जाके खेती बाड़ी होगी। तो बिल्डिंग की रिमूवल कॉस्ट यहाँ रेलेवेंट कॉस्ट होगी, यहाँ, तो ये फाइनेंशियली फिजिबल के फैक्टर में आएगा। तो अब ये बात नहीं भूलना, ये देख लो भाई कि फॉर फाइनेंशियल एसेट देयर इज ओनली वन यूज, बट फॉर नॉन फाइनेंशियल एसेट मोर देन वन यूज पॉसिबल। तो आपको हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज की तरफ जाना होगा। सही। अब आखिरी चीज, ये आईएएस यहाँ खत्म है। ये आईएएस बड़ा इंपॉर्टेंट आईएएस था और टेक्निकल आईएएस था ये। अब बताओ फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी बेटा, कितने ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं आप पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, वहां लायबिलिटी की भी फेयर वैल्यू निकालनी पड़ती है, लायबिलिटी की भी फेयर वैल्यू निकालनी पड़ती है। कितने ऐसे स्टैंडर्ड है जो कहते हैं लायबिलिटी की भी फेयर वैल्यू निकालो। तो अब लायबिलिटी की फेयर वैल्यू निकालने के लिए ये 3 पॉइंट्स है, आंखें और कान खोलने। पहले 2 पॉइंट फजूल है, तीसरा असल है, लेकिन बताने तीनों है। पहले 2 पॉइंट फजूल है, तीसरा असल है। भाई लायबिलिटी की फेयर वैल्यू आप याद रखना, लायबिलिटी अगर आप एसेट किसी को बेचते हो तो पैसे मिलते हैं, एसेट किसी को बेचोगे तो पैसे मिलेंगे, लायबिलिटी बेचोगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। आप लायबिलिटी बेचोगे तो पैसे आपको देने पड़ेंगे। हाँ, अब सुनो, फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, इफ देयर इज एन एक्टिव मार्केट ऑफ दैट लायबिलिटी यूज कोटेड प्राइस। वैसे बहुत मुश्किल है, दुनिया में बहुत कम जगहों पे कि लायबिलिटीज की भी एक्टिव मार्केट हो जहाँ लायबिलिटीज बिकती हो, जहां लायबिलिटीज दिन रात बिकती हो। तो अगर आपकी लायबिलिटी की ऐसी एक्टिव मार्केट है तो डायरेक्ट मार्केट से फेयर वैल्यू उठा लो, लेकिन नॉर्मली ऐसा पॉसिबल नहीं है। सही। दूसरा पॉइंट, इफ योर लायबिलिटी इज एसेट ऑफ समबडी। बेटा मेरी लायबिलिटी किसी और का एसेट है, मेरी लायबिलिटी किसी और का एसेट है, सही है।
मेरी लाइबिलिटी किसी और का क्या एसेट है, चलो भाई लाइबिलिटी की तो एक्टिव मार्केट नहीं है लेकिन उस एसेट की एक्टिव मार्केट है, उस एसेट की एक्टिव मार्केट मौजूद है, तो अब वो एसेट की फेयर वैल्यू उठा लेना और कुछ फैक्टर्स को एडजस्ट कर लेना। पढ़ो, इफ योर लाइबिलिटी इज द एसेट ऑफ समबडी एंड दैट एसेट has active market, then use that asset price with some adjustment। सही है। तो ये पहली दो बातें जनरल बातें थी कि अगर लाइबिलिटी की एक्टिव मार्केट है तो फेयर वैल्यू मार्केट से जाके निकाल लो। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड एंड द मोस्ट, बेटा लाइबिलिटी में अल्टीमेटली आपको फ्यूचर में कैश फ्लो देना होता है ना, लाइबिलिटी में अल्टीमेटली आपको फ्यूचर में कैश देना होता है ना, तो बस उन फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेना, उन फ्यूचर कैश फ्लोज की क्या निकाल लेना, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेना, यूजिंग, आंखें खोलो और कान खोलो, कान पे जोर दो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजिंग सम ऑफ टू रेट्स, इन दोनों रेट्स का सम। नंबर वन, करंट मार्केट इंटरेस्ट रेट एक तरफ लिखना ये रहा, और दूसरी तरफ लिखना एंटिटीज ओन क्रेडिट वर्दीनेस, ये देखो अच्छी तरह, एक तरफ लिखना करंट मार्केट इंटरेस्ट रेट और दूसरी तरफ लिखना एंटिटीज ओन क्रेडिट वर्दीनेस, दूसरी तरफ लिखना एंटिटीज ओन क्रेडिट वर्दीनेस। बच्चे ने कहा ये क्या चीज है भाई, समझाओ। सुनो भाई, सामने देखें, आज मैं अगर किसी को लोन देने जाऊंगा तो मैं ये दोनों फैक्टर्स देखूंगा। आज आप में से कोई बच्चा मुझसे लोन मांगने आया, तो सबसे पहले तो अगर मार्केट में रेट चल रहा है 10%, तो मैं तुम लोगों से मार्केट रेट तो लूंगा ही लूंगा, मार्केट रेट क्यों छोड़ूंगा, मार्केट रेट इज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्केट रेट इज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अगर तुम लोग मुझसे लोन मांगने आओगे तो मैं मार्केट रेट तो लूंगा ही लूंगा, प्लस दूसरी चीज, मैं तुम्हें लोन देने से पहले तुम्हारी हालत देखूंगा। अगर तुम बहुत शरीफ ईमानदार अरबपति लोग हो, बहुत शरीफ ईमानदार अरबपति, तुम्हारे पास बहुत सारे एसेट है, तुमने गिरवी रखवा दिए मेरे पास, तो हो सकता है मैं 10% मार्केट रेट तो 10.5 में दे दूं, सिर्फ 0.5 एक्स्ट्रा लूं। लेकिन अगर तुम बड़े अजीब से लग रहे हो, गरीब से आदमी और चोर टाइप के आदमी लग रहे हो और बड़े मशकूक से आदमी लग रहे हो, तो अब हो सकता है मैं तुमसे 5% का रिस्क प्रीमियम लूं। हाँ, तुम्हारी क्रेडिट वर्दीनेस को देख के तुम पे 5% एक्स्ट्रा लूं, तो अब यहाँ मैं तुमसे 10+5, टोटल मैं आपसे 15% चार्ज करूंगा। इसका मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में मैं और आप सब, हम सब मार्केट पार्टिसिपेंट्स मार्केट इंटरेस्ट रेट को भी वैल्यू करते हैं और क्रेडिट वर्दीनेस को भी वैल्यू करते हैं। हाँ, मार्केट पार्टिसिपेंट क्रेडिट वर्दीनेस को देखता है, तो बेटा इन दोनों इंटरेस्ट रेट को एडअप करेंगे और फिर इस रेट पर आपको डिस्काउंटिंग करनी होगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज यूजिंग सम ऑफ टू रेट्स, तो ये आपकी फेयर वैल्यू होगी, ये आपकी क्या होगी, फेयर वैल्यू होगी। ओके, हाँ, टेक योर टाइम, देख लो इसको आराम से। अब देखो, ये एक बार 2012 में जब ये आईएएस लॉन्च हुआ था ना, तो उस टाइम ही ये सवाल आया था। अब आप ये सवाल काइंडली स्टार्ट करें। ये सवाल, इसका एक रिक्वायरमेंट तो ऐसी थी कि इस आईएएस ने बच्चों को उस दिन पास कराया था, इस आईएएस ने पास कराया था बच्चों को। देखो सुनाओ, चलो, सवाल का एक पार्ट ये रहा, ये रहा एक पार्ट, ये नकद मार्क्स थे, ये ऐसे मार्क्स थे कि झोली में पैसे फेंक दिए थे। फिर सवाल का ये दूसरा मार्क्स पार्ट भी नकद था, ये यहाँ तक, ये भी नकद था, ये भी झोली में मार्क्स डाल दिए थे। ये वाला नीचे का एरिया सवाल का टेक्निकल था, ये बच्चों के लिए अजीबो गरीब था, और इन पेपर्स में ऐसे अजीबो गरीब एरियाज आते हैं। तो ये सवाल का पहला एरिया था,
ये दूसरा एरिया था, ये तीसरा एरिया था। ठीक है, चलो आप लोग के सामने है सवाल, आप लोग पढ़ें और सोचें, मुझे बताएं क्या क्या करना चाहिए इसमें। एट सवाल का जो पहला एरिया है ना ऊपर का, वो तो पूरा रट्टा था, जो आईएएस पूरा पढ़ा है, छाप देना था, छाप दो आईएएस, बस आईएएस छापना था, पढ़ लो। इसको पढ़ो, पढ़ो, सोचो। पहला वाला पार्ट में तो आपको कुछ करना नहीं है, तो मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ, छोड़ दो वो तो। ये बीच वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसमें मुझे फेयर वैल्यू निकाल के दो। इसमें इस बीच वाले पार्ट की फेयर वैल्यू निकाल के दो, बीच वाले पार्ट की फेयर वैल्यू मुझे निकाल के दो, चलो। मुझे आंसर भेजें। ये जो बी पार्ट है, इसका आंसर भेजो मुझे, चलो। तुम लोगों ने कौन सी मार्केट पिक की? आप सबको पता है कि ऑलवेज गो फॉर कौन सी मार्केट? प्रिंसिपल मार्केट। ऑलवेज गो फॉर प्रिंसिपल मार्केट फर्स्ट। तो तीनों में से कौन सी मार्केट प्रिंसिपल मार्केट है, वो मुझे बताओ। 4 मिलियन वाली मार्केट। बिल्कुल सही बोला आपने। अब फेयर वैल्यू का नंबर भी निकाल के दो, फेयर वैल्यू का नंबर भी निकाल के दो। क्वेश्चन थोड़ा जूम कर दें। सही है, हादी का जवाब सही है।
चलो मैं जरा सवाल रीड करता हूं तुम्हारे सामने। देखो इसका पहली रिक्वायरमेंट कैसे हलवा मार्क्स आया था, याद करके बच्चों ने पेपर निकाला। देखो IFRS 3 defines fair value, establish a framework for measuring fair value and requires significant disclosure relating to fair value measurement. Fair value measurements are categorized into three levels hierarchy, ऊपर पढ़ाया था level 1, level 2, level 3 based of the types of the inputs of the valuation. However, the guidance in IFRS 13 does not apply to transaction dealt within by certain specific standards. ये भी बताया था कि IFRS 13 कुछ जगहों पे अप्लाई नहीं होता, IFRS 2 पे अप्लाई नहीं होता, IS 2 पे अप्लाई नहीं होता, IS 36 के वैल्यू इन यूज पे अप्लाई नहीं होता, याद है। डिस्कस द मेन प्रिंसिपल ऑफ फेयर वैल्यू मेजरमेंट एज सेट आउट इन IFRS 13। सुनो भाई, IFRS 13 की फेयर वैल्यू की डेफिनेशन लिखो और इसका एक मेन पैगाम मैंने आप लोगों को समझा था। मेन पैगाम, पैगाम भूल गए कि ये स्टैंडर्ड मार्केट बेस्ड फैक्टर्स को प्रमोट करता है और एंटिटी बेस्ड फैक्टर्स को डिस्करेज करता है। ये मार्केट बेस्ड फैक्टर्स को प्रमोट करेगा, एंटिटी बेस्ड वो लिखना है और उसकी मिसालें देनी थी। हाँ, फिर फेयर वैल्यू की डेफिनेशन में एक चीज थी ऑर्डरली ट्रांजैक्शन। ऑर्डरली ट्रांजैक्शन को समझाना था, वही 5 बातें जो बताई थी वो। फिर फेयर वैल्यू मेजरमेंट के अंदर मार्केट का मसला था डेफिनेशन में। तो मार्केट में दो मार्केट थी, एक प्रिंसिपल मार्केट और एक मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट। बट यू ऑलवेज गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू प्रिंसिपल मार्केट। बट यू ऑलवेज गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू प्रिंसिपल मार्केट। याद आया? हाँ। अब पॉइंट नंबर 2, डिस्क्राइब द 3 लेवल हियरार्की। वही हियरार्की पूरी समझानी है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 में बेहतरीन दर्जा था अनएडजस्टेड कोटेड प्राइसेस ऑफ आइडेंटिकल गुड्स इन एन एक्टिव मार्केट, याद है, स्टॉक एक्सचेंज। फिर लेवल 2, लेवल 3, ये तीनों लेवल समझाने थे। ये 7 और 6 13 मार्क्स तो नकद थे। ये जनरल थ्योरी पूछी थी, बस जाओ जवाब दो और पैसे लो। अब आ जाओ बी पार्ट। बी का पहला पार्ट देखो। जयाश, a public limited company, a public limited company is reviewing the fair valuation of certain assets. Jayash, a public limited company is reviewing the fair valuation of certain assets and liabilities. Assets की fair valuation इतनी मुश्किल नहीं है, liability में मजदूरी करवाऊंगा, सब मजदूरी करेंगे हम। It carries an asset that is traded in different markets by trade होता है and is uncertain as to which valuation to use. The asset has to be valued at fair value under IFRS. Jayash currently only buys and sells the asset in the Australasian market. बेटा हम लोग इस वक्त ऑस्ट्रेलियन मार्केट में डील कर रहे हैं, लेकिन हम जब फेयर वैल्यू निकालेंगे तो हम सारी मार्केट देखेंगे और उसमें से प्रिंसिपल मार्केट से काम करेंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन मार्केट में अभी हम डील कर रहे हैं, लेकिन फेयर वैल्यू निकालते वक्त हम तो वही आदाब यूज करेंगे। पहले नंबर 1 प्रिंसिपल मार्केट, याद है। द डेटा रिलेटिंग टू द एसेट्स आर सेट आउट बिलो। सुनो भाई, एशियन मार्केट है, एक यूरोपियन और एक ऑस्ट्रेलियन है। एशियन में 4 मिलियन यूनिट्स बिके हैं, यूरोपियन में 2 मिलियन यूनिट्स बिके हैं, ऑस्ट्रेलियन में 1 मिलियन यूनिट्स बिके हैं। आप मुझे बताओ तीनों में से सबसे ज्यादा यूनिट्स कहां बिके हैं? कहां बिके हैं? एशियन मार्केट। खत्म। और साफ बात है, उसने कहीं ये भी नहीं बोला कि एशियन मार्केट में मेरा एक्सेस नहीं है। कहीं ऐसी बात भी उसने नहीं की कि एशियन मार्केट में मेरा एक्सेस नहीं है ना एक्सेस। तो अब इसका मतलब आंख बंद करके आपने बोला कि एशियन मार्केट इज प्रिंसिपल मार्केट, दैट्स व्हाई वी विल कैलकुलेट फेयर वैल्यू यूजिंग एशियन मार्केट। सही। अब एशियन मार्केट में फेयर वैल्यू कैसे निकलेगी? सेलिंग प्राइस लेंगे और बस ये कॉस्ट ऑफ एंटरिंग द मार्केट लेंगे, ये रेलेवेंट होती है। यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह ये रेलेवेंट है, लेकिन ट्रांजैक्शन कॉस्ट कभी भी नहीं लेंगे। इन फेयर वैल्यू कैलकुलेशन वी नेवर इंक्लूड ट्रांजैक्शन कॉस्ट बिकॉज ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज एन एंटिटी बेस्ड फैक्टर और फेयर वैल्यू निकालते वक्त हम एंटिटी बेस्ड फैक्टर इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो अब इसकी प्राइस क्या होगी? 19 - 2 17। ये रहा आंसर। 19 - 2 is 17। ये रहा आंसर। सॉरी, ठीक है, ये रहा आपके पास आंसर। नाइनटीन लेस 2 कितना है? सही है। why did we ignore transaction cost? Because transaction cost is an entity based factor। एंटिटी के हाथ में होता है कि ट्रांजैक्शन को किस तरह डिजाइन कर ले, याद है? हाँ,
तो इसी वजह से ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हम इग्नोर कर देंगे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है, सही। अब लेकिन अगर वो बोलता कि मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट निकालनी, चलो मैं एक ऐसे ही एग्जाम एक्स्ट्रा सवाल पूछ रहा हूँ, तो मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट निकालने के लिए आप तीनों मार्केट्स की वैल्यूज, चलो मैं तुम्हें निकालना सिखाता हूँ, देखो मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट निकालने के लिए क्या करोगे आप, देखो इधर देखो, इधर देखो, आप तीन कॉलम बनाओगे, तीनों की सेलिंग प्राइस लिखोगे, एक की है 19, एक की 16 है और एक की है 22, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ एंटरिंग द मार्केट कितनी है, इसकी 2 रुपए थी, इसकी 2 रुपए थी, और ऑस्ट्रेलियन मार्केट की मैं 0 लूंगा, ऑस्ट्रेलियन मार्केट की कॉस्ट ऑफ एंटरिंग द मार्केट 0 लूंगा, क्योंकि उस मार्केट में ऑलरेडी एंटर हो चुका हूं, ऑस्ट्रेलियन मार्केट से दिन रात डील करता हूं, उसमें ऑलरेडी एंटर हो चुका हूं, तो वो वैल्यू इररेलेवेंट है, वो फर्स्ट टाइम वाली कॉस्ट इररेलेवेंट होगी, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी लेंगे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट लो, चलो कितनी कितनी है, 1 रुपया, 2 रुपया और 2 रुपया। चलो भाई नेट बेनिफिट देखते हैं किसमें ज्यादा है, नेट बेनिफिट किसमें ज्यादा है, ये मैं एक्स्ट्रा सॉल्व करा रहा हूं तो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, इसमें 19 माइनस 2 माइनस 1 इज 16, 16 माइनस 4 इज 12, 22 माइनस 2 इज 20, ठीक है। चलो मुझे बताओ इन तीनों में से मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट कौन सी है, इन तीनों में से मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट कौन सी है, बताओ इन तीनों में से मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट कौन सी है, ऑस्ट्रेलियन मार्केट मोस्ट एडवांटेजियस होगी। अगर हमें मोस्ट एडवांटेजियस की तरफ जाएंगे, लेकिन नहीं जाना ना, जब प्रिंसिपल मार्केट अवेलेबल है, जब प्रिंसिपल मार्केट अवेलेबल है तो ऑलवेज गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू प्रिंसिपल मार्केट, ऑलवेज गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू प्रिंसिपल मार्केट। सही। अब इस सवाल का लास्ट पार्ट है फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, अभी अभी आपको फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी निकालना सिखाया है, ये देखो इस तरह सिखाया है, पढ़ो ये तीनों, ये चीजें पढ़ लो। फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी निकालने के लिए 3 कदम सिखाए, देख लो इस सवाल में तीसरा कदम डायरेक्ट अप्लाई होगा, पहले 2 अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, अब मेरी तरफ देखो, बस ये आखिरी चीज है यार, थोड़ी सी जान लगा लो प्लीज, कोई मुश्किल नहीं है, मैं भी ये स्लाइड्स भी आपको भेजता हूँ, कल वाली भी भेज देता हूँ, सॉरी वो नहीं भेजी थी, मैं जरा बिजी हो गया था, एक मीटिंग में चले गया था, ठीक है। अब मैं आपको पहले एक बात, एक पैगाम मेरा दिमाग में भरो, पहले ये भरो, इसमें भरो कि IFRS 13 का सबसे बड़ा पैगाम ये था कि हमें मार्केट बेस्ड फैक्टर को देखना है, कि मार्केट की नजर में चीजें क्या हैं, मार्केट बेस्ड फैक्टर को देखना है, एंटिटी बेस्ड फैक्टर को नहीं देखना, सही है, याद रखना। चलो आ जाओ, पहले ये तस्वीर खींच लो सवाल की, सवाल की ये वाले हिस्से की तस्वीर खींच लो, मैंने बड़ा कर दिया है, करो चलो सवाल की तस्वीर खींचो, क्वेश्चन की एक पिक्चर ले लो ताकि आपके पास हो। सही, चलो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप लोग सुने, बेटा बिस्मिल्लाह, हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लीज, और मार्केट पार्टिसिपेंट्स की नजर से चलेंगे हम। क्या लिखा हुआ है, एडिशनली जयाश हैड एक्वाइर्ड, एक्वाइर्ड का मतलब टेक ओवर एन एंटिटी ऑन 30 नवंबर 2012, 30 नवंबर 2012 को एक कंपनी टेक ओवर की, एन इज रिक्वायर्ड टू फेयर वैल्यू अ डी कमीशनिंग लायबिलिटी,
बेटा जब आप जिंदगी में कंसोलिडेशन आपने पढ़ा और जब आप मेरे साथ भी पढ़ोगे इंशाल्लाह, तो आपको ये पढ़ाया जाएगा और पढ़ा है आपने कि जब पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी को टेक ओवर करती है, जब पेरेंट कंपनी एस कंपनी को क्या करती है टेक ओवर, तो पेरेंट कंपनी पर ये फर्ज होता है कि एस कंपनी को पूरा का पूरा फेयर वैल्यू पे लेकर आए, उसके तमाम एसेट्स और तमाम लायबिलिटी को फेयर वैल्यू पे लाए। तो देखो ये लायबिलिटी को फेयर वैल्यू पे इसलिए ला रही है क्योंकि ये फर्ज है कि पेरेंट कंपनी टेक ओवर के वक्त एस कंपनी को फेयर वैल्यू पे लाए। ओके, the entity has to decommission a mine। अब ये देखो उसकी तफसील सुनो, उस लायबिलिटी की तफसील, क्योंकि लायबिलिटी में अल्टीमेटली फ्यूचर कैश फ्लोज होते हैं, वो पूरे गिनाएगा आपको, वो गिनाएगा। सोचो, पूरा प्रैक्टिकली सोचो। The entity has to decommission a mine at the end of its useful life which is in 3 years time। 3 साल बाद आपको डिकमीशन करना है, 3 साल बाद आपको कंपलसरी डिस्पोजल कॉस्ट लगानी है, ठीक है। जयाश हैज डिटरमिन्ड that it will use valuation technique to measure the fair value of the liability। If Jayash were allowed to transfer the liability to another market participants, then the following data would be used। देखा, मार्केट के लोग ये खर्चे करेंगे, मार्केट पार्टिसिपेंट की नजर। अब IFRS 13 के अंदर है ही मार्केट की नजर, तो मार्केट के लोग ये खर्चा करेंगे। चलो अब देखो, सबसे पहले क्या कह रहे हैं, जो हमें 3 साल बाद काम करना है उस पर लेबर मटेरियल कॉस्ट कितनी लगेगी, बोलो 2 मिलियन। ओवरहेड कितना लगेगा, 30% ऑफ लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट। चलो भाई अब मेरी बात सुनो, तुम लोग अपना क्वेश्चन की फोटो खींच चुके हो, अब मैं देखो मैं नीचे सॉल्व कर रहा हूं तुम्हारे सामने, देखो देखो इधर देखो, ये सॉल्व कर रहा हूं। लेबर और मटेरियल की कॉस्ट कितनी लग रही थी, 2 मिलियन। 2 मिलियन का मतलब ये 2000, अपनी जबान में 2 मिलियन का मतलब क्या है, 2000। ओवरहेड्स कितने लगेंगे, 30% ऑफ लेबर कॉस्ट, 30%, 2000 का 30% होता है 600, तो 2000 प्लस 600 टोटल कॉस्ट कितनी लग गई, 2600। 2000 प्लस 600 टोटल कॉस्ट कितनी लग गई, बोलो 2600 लग गई। अब यार मैं मार्केट में जिस कॉन्ट्रैक्टर से भी, मार्केट में सुनो मेरी तरफ देखो, मार्केट में मैं जिस कॉन्ट्रैक्टर से भी काम कराऊंगा वो अपना प्रॉफिट भी तो लेगा, जो डीकमीशनिंग की टीम आएगी उसका कॉन्ट्रैक्टर मुझसे प्रॉफिट भी तो लेगा। ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स प्रॉफिट लेते हैं, तो देखो कितना प्रॉफिट है, थर्ड पार्टी मार्कअप इंडस्ट्री एवरेज कितना है, 20%। आ जाओ, तो 2600 रुपए पे 20% का मुझे प्रॉफिट भी देना पड़ेगा उनको। 2600 का 20% मेरे ख्याल से होता है 520। हाँ चलो ऐड करो, 3120, ठीक है, 3120 ये आपकी कॉस्ट आ गई, यानी इतना आपको देना पड़ेगा, इतना आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब फिर क्या लिखा हुआ है, एनुअल इन्फ्लेशन रेट अज्यूमिंग, तुम लोगों ने F9 पढ़ा हुआ है, F9 तुमने पढ़ा हुआ है बेटा। ये जो अभी अमाउंट निकाला है ना 3120, 3120 समझ लो आज के दिन के हिसाब से आया, 3120 आज की दुनिया के रेट्स के हिसाब से आया, जबकि मुझे तो 3 साल बाद काम कराना है। 3120 आज की दुनिया के रेट के हिसाब से आया, जबकि मुझे तो 3 साल बाद काम कराना है। तो 3 साल तक इन्फ्लेशन होगी, हर साल कितनी होगी, 5%। कितनी होगी, 5%। अब देखो मैं इन्फ्लेशन लगाना तुम्हें सिखाता हूँ, अल्लाह करे तुम्हें समझ में आ जाए। ये देखो इधर देखो, इधर सिखाता हूँ, ये देखें 3120 का अमाउंट है और एक साल की इन्फ्लेशन है 5%। कितनी है, तो आप 3 बार यूं मल्टीप्लाई कर दो, 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05, तो 3 साल बाद वाला नंबर आ जाएगा, 3 साल बाद वाला नंबर आ जाएगा। यार नहीं समझे, 3120 और एक साल की इन्फ्लेशन है 5%, तो 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05, 3 साल बाद इन्फ्लेशन एडजस्टेड नंबर आ जाएगा। या यूं भी कर सकते हो, चलो अगर तुम्हारे को मैथ्स आता है तो 3120 इंटू 1.05 पावर 3, चलो मैं करके दिखाता हूं तुम्हें इन्फ्लेशन। 3120 into 1.05 into 1.05 into 1, आप लोग भी करो हाँ, ताकि 3612। सुनो भाई, इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस आ गई 3612। ये देखो मैंने इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस निकाल ली। तुम लोग भी 5-5% 3 बार ऐड करके देख लो, तुम लोग भी 5-5% 3 बार एडजस्ट करके देख लो। सही। अब एक और चीज होती है, देखो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बिस्मिल्लाह। लिखा हुआ है रिस्क एडजस्टमेंट अनसर्टेनिटी ऑफ रिलेटिंग 6%। रिस्क एडजस्टमेंट, ये देखो ये देखो ये देखो देखो, ये क्या चीज होती है बताऊं, सुनो मैं तुम्हें बिल्कुल रियल एग्जांपल देता हूं, इंशाल्लाह समझ जाओगे अल्लाह ने चाहा तो। तुमने कभी ऐसा देखा है कि हम लोग
जब कोई बिल्डिंग बना रहे होते हैं या कोई बंगला बनाना है या कोई बिजनेस करना है, तो हम जब पैसे गिनते हैं हम लोग कैलकुलेटर लेके बैठते हैं, हम बोलते हैं 30 लाख रुपए का ये लगेगा, 20 लाख रुपए का ये, और अगर हमें अनसर्टेनिटी लग रही होती है ना, तो 4-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी गिन लेते हैं। हम लोग कहते हैं यार 10 लाख रुपए और गिन ले, जब अनसर्टेनिटी होती है, ऊपर नीचे का खर्चा, यार 10 लाख रुपए और गिन ले। हाँ, तो हम कुछ एक्स्ट्रा पैसे गिनते हैं ना। नहीं समझे? जब आप एक फ्यूचर की कोई कैलकुलेशन कर रहे हो और उसमें अनसर्टेनिटी है ना, तो हम थोड़े एक्स्ट्रा पैसे गिनते हैं फिर। तो ये भी वही है रिस्क फैक्टर। रिस्क, ये देखो, रिस्क एडजस्टमेंट अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू कैश फ्लो 6%। तो 6% का आप एक एक्स्ट्रा फैक्टर और ऐड करो, 3612 का 6% लो, 3828। सही। अब बेटा ये आपके रिस्क एडजस्टेड फ्यूचर कैश फ्लो कितना आया? 3828 आया। रिस्क एडजस्टेड, अजान हो रही है, 1 मिनट, 1 मिनट, अजान हो रही है। सही। अब बेटा इस वर्किंग के बाद हमें पता लग गया कि फ्यूचर में 3 साल बाद ये कैश फ्लो लगने का है। फ्यूचर में 3 साल बाद, प्लीज आखिरी 1-2 मिनट है, फ्यूचर में 3 साल बाद ये कैश फ्लो लगने का है। अब आप इसकी निकालोगे डिस्काउंटिंग। याद करो, लाइबिलिटी तुम्हें पढ़ाई थी अभी, देखो ऊपर, देखो इधर आओ। लाइबिलिटी, ये तीसरा दर्जा याद है? प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज यूजिंग सम ऑफ 2 रेट्स। 2 रेट्स को सम करके डिस्काउंटिंग करते थे, याद है? एक मार्केट रेट और दूसरा एंटिटीज ओन क्रेडिट वर्दनेस। दूसरा एंटिटीज ओन क्रेडिट वर्दनेस। सुनो इधर देखो, अब आपके पास क्वेश्चन में गिवन है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स यानी मार्केट रेट 4% है, और एंटिटीज नॉन परफॉर्मेंस रिस्क यानी हमारे अंदर की क्रेडिट वर्दनेस, हमारी बुराई, वो 2% है। तो 4+2 कितना हुआ? 6% हो गया। 4+2 कितना हुआ? 6% हो गया। इस 6% पे डिस्काउंटिंग कर लो। ये लो, आ जाओ, ये हो जाएगा 3828 का कैश फ्लो है। देखो, डिवाइड बाय 1 प्लस 0.06, 6%। अच्छा, कितने साल बाद हमें कैश फ्लो? 3 साल बाद देना है ना। 3 साल बाद तो पावर 3 कर लो, चलो सब कर लो। 3828 कर लो भाई, फेयर वैल्यू निकालो। 3828 डिवाइड बाय 1.06, 3214। दिस इज द फेयर वैल्यू। ये इस लायबिलिटी की फेयर वैल्यू। देख लो, पूरा सोल्यूशन तुम्हारे सामने है। क्वेश्चन की तुमने तस्वीर खींच ली है और पूरा सोल्यूशन तुम्हारे सामने है। पूरा सोल्यूशन तुम्हारे सामने है। पापा, मैं कह रही हूँ कि सलाम कर लेते हो, सलाम कर लो। पापा, मैं कह रही हूँ कि ना मुझे आपका आईपैड पे देख सकता हूँ कार्टून। चलो मैं आपको दे दूँ। सलाम कर लेते सब।
अस्सलाम वालेकुम। सबको इधर आगे कर लो सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सबने कर लिया। चलो वहां पर दे दो। वो आपके बैग के अंदर हाँ, मैं देता हूँ। बेटा ये फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी देख लिया आपने बच्चों? फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी देख लिया आप लोगों ने वर्किंग क्वेश्चन के साथ? ठीक, अब बेटा आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। इंशाल्लाह बाकी कल मैं मैं कल भी आप लोगों की मोस्ट प्रॉब्ली क्लास लूंगा। रात को आप लोगों को मैसेज करता हूँ सही, कल भी मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों की क्लास होगी, तो आप लोगों को टाइम मैसेज कर दूंगा, ठीक है? थोड़ा सा एक्टिव होके वो क्लास ले लेना, कोई मसला नहीं है, ठीक है? राइट, अल्लाह हाफिज। बाबा बाबा